हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे और ऐसे ही एकदम अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। मैं रोहित तिवारी, आपका मैथ्स एजुकेटर, इस ऑसम से प्लेटफॉर्म विद्या मंदिर क्लासेस में आज आपके लिए क्या लेकर आया हूं। बेटा मैं आज आपके लिए 2023 अप्रैल सेशंस का एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पेपर लेके आया हूं, जिसको हम दोनों लोग मिलकर आपस में सॉल्व करेंगे और बीच बीच में कुछ देखेंगे भी कि कैसे हमको पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आने वाले 13 दिन 12 दिन हम कैसी अपनी तैयारी करें। ओके, तो शांति के साथ किसी कोने पे बैठ जाइए और दिल और दिमाग सामने स्क्रीन पे। तो पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 20 चॉकलेट्स अमंग 3 स्टूडेंट्स सच दैट ईच स्टूडेंट विल गेट एटलीस्ट वन चॉकलेट इज। तो आपने पढ़ा हुआ होगा बेटा कि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को जब हम r लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है ना, जबकि उनको 0, 1 या 1 से ज्यादा भी मिल सकती हैं, तो उसका फॉर्मूला होता था n + r-1 CR-1। बात समझ में आती है क्या। तो बेटा यहां पे अगर मैं मान लूं x + y + z = 20 और कह रहा है कि सबको कम से कम एक चॉकलेट जरूर मिले, इसका मतलब हो गया x डैश + 1 + y डैश + 1 + z डैश + 1 = 20। बोलो भाई समझ में आता है क्या। आ ही रहा होगा यार, ये तो बहुत बेसिक सी बात है। तो हम लोग कह सकते हैं कि x डैश + y डैश + z डैश = 17। अब यहां पर x डैश y डैश z डैश 0 0 17 का भी ट्रिपलेट ले सकते हैं, 0 1 16 का भी ट्रिपलेट ले सकते हैं। क्लियर ना, क्लियर। तो सर ये हो जाएगा 17 + 3 - 1 C3 - 1 मतलब 19C2। आइए देखें 19C2 कहां बैठा हुआ है भैया, बी ऑप्शन पे बैठा हुआ है। मतलब हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बच्चों, एकदम सही हो जाएगा। समझ में आया क्या। चलिए जल्दी से कॉपी कीजिए। चलिए बेटा तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। आइए अगला क्वेश्चन बेटा कहता है द कोफिशिएंट ऑफ x⁻18 इन द एक्सपेंशन ऑफ x⁻4 - 1/x³ का होल पावर 4। तो आपको साफ समझ में आ रहा है सर, ये क्वेश्चन तो मेरा x की पावर कोफिशिएंट वाले लॉजिक का क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या कर देते थे, जनरल टर्म लिख देते थे। tr + 1 = 15cr x⁻4 15 - r - 1/x³ r। बोलो बेटा इस दिक्कत में, इस स्टेप में तो कोई इशू नहीं हुआ होगा आप लोगों को। आइए थोड़ा सा और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो 15cr x⁻60 - 4r इंटू -1r/x⁻3r। अलग अलग करने का लॉजिक आपको क्लियर हो रहा होगा कि असर को अभी x को यहां पे ले जाना है ना, क्योंकि हमें x⁻18 लाना है। आइए करते हैं। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों 16 15cr हाँ, तो हम लोग कहां थे, 15cr x⁻60 - 7r - 1r। बोलिए कोई दिक्कत इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं साहब, सब समझ में आ रहा है। आइए करते हैं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा भैया क्या, आइए x⁻18 चाहिए था ना, तो ये 18 बराबर हो गया 60 - 7r। 18 बराबर 60 - 7r। तो बेटा यहां से 7r बराबर आपके पास चला गया 42 के, और जैसे ही 7r बराबर 42 के चला गया तो r बराबर मेरे ख्याल से आपको 6 मिल गया। बोलो क्या r बराबर 6 मिल गया क्या। हाँ सर बिल्कुल मिल गया, एकदम बढ़िया से मिल गया। तो अगले स्टेप पे जैसे ही r बराबर 6 रखा, आपसे कह रहा था कोफिशिएंट ऑफ x⁻18 बताइए। r बराबर 6 को आप यहाँ पे जैसे ही रखेंगे तो x तो गायब हो जाएगा, x⁻18 बन जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा बेटा ये 15c6। क्लियर, -1 बच रहा था, -1 की पावर r, तो -1 की पावर 6 इंटू x की पावर पूरा 18 बचेगा।
बचेगा। तो x की पावर 18 का कोफिशिएंट क्या हो गया प्यारे बच्चों, 15c6। आइए देखें 15c6 कौन लेकर बैठा है, सी पार्ट लेकर बैठा है। तो इसका आंसर बेटा क्या हो गया, सी पार्ट हो गया, 15c6 हो गया। मेरे प्यारे बच्चों क्या तुम्हें ये एकदम समझ में आया? आ गया तो कॉपी करके आगे बढ़िए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सम ऑफ फर्स्ट 20 terms of the series 5, 11, 19, 29, 41 is। तो बेटा लोगों जब हमने इस सीरीज को थोड़ा ध्यान से देखा तो 5, 11, 19, 29, 41, सर ये गैप तो मुझे 6 का दिख रहा है, सर ये गैप मुझे पता नहीं क्यों 8 का दिख रहा है, सर ये गैप मुझे 10 का दिख रहा है, और सर ये गैप मुझे 12 का दिख रहा है। बोलो तुमको भी दिख रहा है? दिख रहा है सर। चलिए फिर आगे की कहानी तो सर बहुत अच्छी है। मैंने सीखा है जब ऐसा हो जाए तो हम लोग s बराबर लिखते हैं 5 + 11 + 19 + 29 + 41, ऐसे करके tn तक लिखते हैं। बोलो ऐसे ही करते हैं क्या? फिर हम लोग लिखते हैं बेटा s बराबर, दूसरी बार लिखते हैं s बराबर, लेकिन बस हम लोग थोड़ी सी बदमाशी करते हैं ये कि जो ये 5 स्टार्ट है ये 11 से करते हैं, है ना, शायद आप लोग को याद आ रहा हो। तो 5 + 11 + 19 + 29, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या tn के नीचे tn-1 आएगा? हाँ साहब बिल्कुल आएगा। और क्या आगे वाला टर्म tn आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर, कोई इशू नहीं है। बहुत बढ़िया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जब आप आगे बढ़े तो आपने यही करते हैं, आप घटाते हैं, यही करते हैं, बोलिए भाई यही करते हैं ना? यही करते हैं ना? तो कर दीजिए ना, शर्माने वाली कोई बात ही नहीं। 0 बराबर 5 प्लस बेटा 11 में से 5 गया, बच्चों वाली बात है, 6 + 8 + 10, ऐसे चलता चलेगा भाइयों, ऐसे चलता चलेगा। और आखिरी में ये कट जाएगा, ये निगेटिव का tn आ जाएगा, ये निगेटिव का tn आ जाएगा, है ना, निगेटिव का tn इधर आया तो tn बराबर आ गया 5 प्लस, अब देखिएगा बेटा 6 + 8 + 10, ये चलेगा आपका n-1 टर्म्स तक, n-1 टर्म्स तक चलेगा ना भाई, n टर्म्स तो थे और एक ये n-1 टर्म्स तक चलेगा। आइए आगे कहानी बढ़ती है। तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे, tn बराबर 5 + 6 + 8 + 10 से लेकर n-1, इसको सॉल्व करने का कोशिश किया तो ये आ गया 5 प्लस, यहाँ पे बेटा देखो ये एपी बन रहा है, क्या बन रहा है सर, जिसका फर्स्ट टर्म 6 है और कॉमन डिफरेंस 2 है सर, तो n-1/2, क्लियर। अंदर क्या होता है सर, 2a, 2 × 6 प्लस n-1 टर्म -1 × d का वैल्यू 2। बोलो एकदम समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो ये हो गया बच्चों 5 प्लस यहाँ पे n-1/2, एकदम सही जा रहा है सर, 12 प्लस n-2 के साथ 2, एकदम सही है सब। तो बेटा लोगों 5 प्लस ये 2 से ये 2 गया तो 6n-1, और बेटा ये 2 से ये 2 गया तो प्लस साइन के साथ n-1 n-2। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई परेशानी नहीं सर, बस सॉल्व करते रहिए सर। तो बेटा tn = 5 + 6n-6 + n² -3n + 2। बोलो बेटा लोगों कोई दिक्कत क्या? नहीं सर। तो बेटा लोगों n² प्लस का 6n माइनस का 3n तो प्लस का 3n, और बेटा लोगों 5 और 2 7 में से 6 जाते हैं तो शायद 1 आ जाता है, आ जाता है। तो बेटा tn आपके पास फाइनली आ गया, nth टर्म आ गया आप लोगों के पास, n² + 3n + 1। अब यार ये तो पुरानी बातें हो गई सर मेरे लिए, tn बराबर n² + 3n + 1 है, आपसे मांग रहा है सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स। तो मेरे को पता है सर आगे क्या करना होता है, आगे हमको सिग्मा लगा लेना होता है। क्या करना होता है? S20 = सिग्मा, है ना, n = 1 से 20
Tn। बोलो ये बात सही है क्या? सही है सर। आइए सॉल्व करते हैं। तो सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से 20 और बेटा n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। तो बेटा लोगों n स्क्वायर समेशन ऑफ नेचुरल नंबर का स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब इसका फॉर्मूला सर n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 3n, तो प्लस 3n n प्लस 1 बाय 2। क्लियर? और प्लस 1 के साथ लगाएंगे तो प्लस 20 कर देते हैं वहां डायरेक्ट। मतलब ये सब तो बहुत छोटी छोटी बातें बेटा आप सबको पता ही होंगी, ठीक है ना। अब वैल्यूज पुट करते हैं यार, है ना। n का वैल्यू 20 रखते हैं। आइए तो हम पहुंच गए 20 इंटू 21 इंटू 41 अपॉन 6। देखिए यही आएगा 20 21 41 अपॉन 6 प्लस 3 इंटू 20 इंटू 21 अपॉन 2 प्लस 20। देख लो भाइयों सब कुछ सही चल रहा है ना, एकदम सही चल रहा है सर, कोई इशू नहीं। तो आइए यहाँ पे बेटा थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे 7 आ जाता है, यहाँ पे 2 आ जाता है और यहाँ पे 10 आ जाता है। तो टोटल आ जाता है 7 और 28 और एक 0। यहाँ पे बेटा ये 2 से ये 2 खत्म कर देते हैं तो टोटल आई थिंक 63 ये आ जाता है प्लस 20 आ जाता है। तो टोटल 2870 में आप 650 और ऐड कर दीजिए तो 0 7 5 2 1 7 और 8 15 का 5 3 3520 3520। आइए देखते हैं कहाँ बैठा हुआ है। ये देखो बी पार्ट के पास बैठा हुआ है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी पार्ट हो जाएगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आया था, मेरे ख्याल से हर स्टेप आपको क्लियर होना चाहिए। हाँ सर क्लियर है, आगे बढ़िए जल्दी। कर रहे हैं भाई कर रहे हैं। आइए अगले क्वेश्चन में। मीन ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म इज 12 एंड वेरिएंस इज 14। मीन ऑफ द नेक्स्ट 15 नंबर्स इज 14 एंड वेरिएंस इज ए। देखिए बच्चा, देखिए जरा क्या छुपा दिया उसने, ए वेरिएंस छुपा दिया अगले 15 का। इफ वेरिएंस ऑफ ऑल 30 नंबर इज 13 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये चाहता है वो। कलाकारी तो भाइयों वो कर ही चुका है, तो हमें फॉर्मूला पता है, हमें तो सब पता है, हमें तो फॉर्मूला पता है, वेरिएंस का फॉर्मूला पता है। वेरिएंस क्या होता है प्यारे बच्चों? वेरिएंस होता है सर 30 नंबर का लिखना है ना, तो 30 नंबर का वेरिएंस लिखेंगे कि 30 ऑब्जर्वेशंस का स्क्वायर का समेशन अपॉन 30 क्लियर माइनस मीन का स्क्वायर, 30 मीन्स का स्क्वायर। यही लिखेंगे 30 नंबर्स के लिए, है ना। मैंने मतलब पूरा फॉर्मूला एकदम एलोबरेट करके नहीं लिखा, आप फीलिंग आ रहा होगा। 30 नंबर का वेरिएंस इज इक्वल टू 30 ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर का समेशन लिखते हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 30 माइनस 30 नंबर्स का जो मीन आता है उसका स्क्वायर लिखते हैं साहब। एकदम सही लिखा है सर आपने। तो मेरे पास सर यहाँ पे इसकी कमी है और इसकी कमी है। क्या इन दो चीजों की कमी है? तो पहले हमको बेटा ये दो चीजें निकालनी पड़ेंगी। कैसे निकालनी है? उसके लिए उसने ये दो स्टेटमेंट आपको दिए हैं। पहले मीन निकाल लेते हैं, है ना भाई। मीन निकालना बहुत इजी होता है सर। तो फर्स्ट 15 टर्म्स का मीन निकालते हैं। तो फर्स्ट 15 टर्म्स के लिए जो अपना मीन आएगा वो आएगा बच्चा लोगों, क्या आ जाएगा? मीन ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स 12 गिवन है। अच्छा बहुत बढ़िया। एंड वेरिएंस 14। तो मीन निकालने के लिए नंबर ऑफ टर्म्स का समेशन इनका सम करते है ना अपॉन यहां पे 15। ठीक, मीन आपको कितना गिवन है? 12 गिवन है यार। तो 12 यहां आ जाएगा, ये 15 इधर आ जाएगा और बराबर वहां हमने लिख दिया सिग्मा एक्स आई। सही बात है ना? सही है ना? व्हेन आई इज इक्वल टू 1 से 15, इसको डाल दीजिए इक्वेशन 1। आई इज इक्वल टू 1 से 15 सिग्मा एक्स आई इज इक्वल टू 12 इंटू 15। आइए अगला करते हैं। अगले के लिए कह रहा है कि अगले 15 नंबर का सम 14 है, मीन 14 है और वेरिएंस ए है। क्लियर? तो हम अब की बार लिखेंगे मीन 14 इज इक्वल टू
सिग्मा i इज इक्वल टू 15 तक लिख दिया था, 16 से 30 xi अपॉन 15, क्योंकि नंबर्स तो अपने पास 15 ही है ना यार। तो ये हो गया सिग्मा ऑफ xi व्हेन i इज इक्वल टू 16 से 30, 15 इंटू 14, 15 इंटू 14 बेटा। तो मेरे ख्याल से बेटा इसको इक्वेशन सेकंड डाल दो। अच्छा अब एक बात बताओ कि 30 नंबर का मीन क्या हो जाएगा? मीन ऑफ फर्स्ट 30 नंबर्स। तो मीन ऑफ फर्स्ट 30 नंबर्स हो जाएगा, आप ऊपर 15 का सम लिखो, i इज इक्वल टू 1 से 15 xi प्लस सिग्मा i इज इक्वल टू 15 तक गया है, 16 से 30, यहां पे xi अपॉन 30 कर दो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। तो मेरे ख्याल से बेटा इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हो, पीछे जाके देखो 12 इंटू 15, इसकी वैल्यू ऊपर लिखी हुई है 14 इंटू 15 अपॉन 30। तो मेरे ख्याल से भाइयों आपको मिल गया 26 इंटू 15 अपॉन 30। तो मेरे ख्याल से ये आंसर 13 के पास पहुंच गया, मतलब ये आंसर हम लोग का 13 आ गया। चलिए एक काम हो गया सर, बड़ी मुश्किल से एक काम हो गया, इस काम के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए करें। तो बेटा फिर से हम जाते हैं, क्योंकि हमको वेरिएंस भी गिवन था, तो हम पहले फर्स्ट 15 टर्म्स के लिए कहानी बनाते हैं। तो पहले 15 के लिए आपसे कह रहा है ना, पहले 15 नंबर का वेरिएंस 14 है, तो पहले 15 नंबर के लिए वेरिएंस 14 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा सिग्मा ऑफ i इज इक्वल टू 1 से 15 टिक xi स्क्वायर अपॉन 15 माइनस मीन का होल स्क्वायर। ये केवल 15 के लिए बाबू, ठीक है ना। चलिए मीन के पास पहुंचे। पहले 15 का मीन हम लोग ने निकाला था, ये 12 इंटू 15, नहीं ये गिवन था आपको 12 आई। तो हम लोग पहुंच गए 14 इज इक्वल टू सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से 15 xi का स्क्वायर क्लियर अपॉन 15 माइनस 12 का स्क्वायर 144। तो ये 15 इधर आया, तो 14 इंटू 144, तो ये आपको मिल गया 14 प्लस 144 इंटू 15 इज इक्वल टू सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से 15 xi स्क्वायर। ये इक्वेशन थर्ड डाल दी। बड़ी मुश्किल से सिग्मा xi स्क्वायर बराबर हम लोग यहां तक पहुंच पाए। ये कहानी थी पहले 15 टर्म्स की। अब इसके आगे 16 से 30 के लिए है ना, तो नेक्स्ट 15 टर्म्स के लिए भी बेटा यही फॉर्मूला लगेगा। अब की बार आपको नेक्स्ट 15 टर्म्स के लिए वेरिएंस a दे रहा है, तो हम लोग भैया चले गए a बराबर सिग्मा i इज इक्वल टू 16 से स्टार्ट होगा ना बेटा, 16 से 30 xi स्क्वायर अपॉन 15 माइनस इसका मीन देख के आइए कितना था 14। चलिए तो माइनस 196, क्योंकि यार 14 का स्क्वायर तो यार याद ही होगा 196 है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो a प्लस 196 मैं लिख रहा हूं यार, ध्यान देना, a प्लस 196 के साथ 15 इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ i इज इक्वल टू 16 से 30 xi का स्क्वायर। ओफो सर, ये तो आपने बहुत बड़े बड़े काम कर दिए। चलिए इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ से हम लोगों को शायद ये मिल गया। ध्यान से देखिएगा, x1 प्लस x2 से लेकर x15 इनके स्क्वायर्स का वैल्यू प्लस x16 के स्क्वायर से लेकर x13 के स्क्वायर का वैल्यू, ये मिल गया हम लोगों को। कितना बेटा लोगों? ये मिल गया। अगर हम ये दो चीजें ऐड कर दें, ये मिल गया तो ऐड कर दें 14 प्लस 144 के साथ 15 प्लस a प्लस 196 इंटू 15। बोलो भाई इतनी बातें क्लियर है क्या? एकदम क्लियर है सर।
चलिए आइए, सबसे पहली बात जो मैंने फॉर्मूला लिखा था बेटा ये वाला, वेरिएंस इज इक्वल टू 30 ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का समेशन है ना अपॉन 30 माइनस मीन स्क्वायर। आई थिंक आप लोग साफ साफ देख पा रहे हैं कि न्यूमरेटर वाली चीज ये पूरी लिखी है, क्लियर। और मीन का स्क्वायर तो हम निकाल ही चुके हैं यार 30 नंबर का अपॉन 30। तो बिना डरे आइए हम लोग चलते हैं, आपसे वेरिएंस ही पूछा था शायद 30 नंबर का, वेरिएंस ऑफ ऑल 30 नंबर। चलिए अच्छा गिवन है, इस 13 गिवन है। आइए तो बेटा अब फिर से मैं 13 इज इक्वल टू वो जो सिग्मा एक्स स्क्वायर था उसकी जगह ये टर्म्स लिख सकते हैं। तो 15 को बाहर किया, अंदर लिखा 14 प्लस 144 प्लस 196 प्लस a अपॉन 13 माइनस मीन देख के आइए कितना निकाला था, मीन ऑफ फर्स्ट 30 नंबर्स हम निकाल के लाए थे कैलकुलेट करके, 13 रख दो वहां, तो 13 का स्क्वायर सर रख दिया 169। इतनी बातों में मेरे ख्याल से कोई इश्यू नहीं। अब 169 को इधर लाइए, इससे इसको उड़ाइए, तो यहाँ पे 2 आ गया, 169 में 13 जोड़ा तो मेरे ख्याल से 182 आ गया। सही जोड़ा ना? हाँ बेटा सही जोड़ा, 182 आ गया। आइए अब इसको ऐड करते हैं, तो 144 196 कितना हो गया भाइयों, ये 200 और 140 340 और 14 354 प्लस a, क्लियर, इंटू 2 ये 2 भी तो आएगा भाई, है ना। चलिए प्लस a, तो मेरे ख्याल से 2 3 8 है ना इज इक्वल टू 2 2 4 4 और 18 2 36 इज इक्वल टू 354 प्लस a। तो यहाँ से a का वैल्यू आई थिंक आपको साफ दिख रहा है, 364 माइनस 354, तो ये आ गया 10। a का वैल्यू कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, a का वैल्यू 10 आ गया। जाकर देखिए 10 कहाँ किस कोने पे बैठा है, तो 10 C के पास बैठा है जाके, ये आंसर सही हो गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन। आपको ये फॉर्मूला रिकॉल होना चाहिए कि वेरिएंस इज इक्वल टू 30 ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर का समेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस मीन स्क्वायर, मीन 30 ऑब्जर्वेशंस का स्क्वायर। तो हमने फर्स्ट 15 टर्म्स का मीन निकाल लिया, नेक्स्ट 15 टर्म्स का मीन निकाल लिया, दोनों के मीन्स को ऐड करके फर्स्ट 30 नंबर्स का मीन निकाल लिया, 13 आ गया। आ गया क्या? आ गया। अब बेटा फर्स्ट 15 टर्म्स के ऑब्जर्वेशन स्क्वायर निकालने के लिए इतना सब मशक्कत करना पड़ा, तो फाइनली ये मेरे पास ये आ गया। कैलकुलेशन एक बार आप भी देख लीजिए, सही है, सही है। फिर नेक्स्ट 15 टर्म्स का निकालने के लिए चूंकि वेरिएंस ए गिवन था, इसलिए नेक्स्ट 15 टर्म्स का ये आ गया बेटा, सही है, सही है। तो हमने ये एक अच्छी बात जो लिखी, आपको क्लियर हो रहा होगा कि इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। और जो उधर फॉर्मूला लिख के आए थे हम लोग, इस फॉर्मूले को वापस रिकॉल किया, तो मेरे ख्याल से हमको 13 इज इक्वल टू इतना इतना माइनस 169, 13 का स्क्वायर मिल गया। और मेरे ख्याल से ये तो बस बेटा क्लास 8 9 की मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन है, और a का वैल्यू 10 आ गया। a का वैल्यू 10 हमको सी पार्ट पे मिल रहा था, मेरा आंसर सी पार्ट सही हो गया। क्लियर ना? चलिए थोड़ी बहुत कैलकुलेशन देखिए आप भी, बहुत प्यारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते, आइए बढ़े। हाँ तो बेटा अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास, 5f(x) प्लस 4f(1) अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 3, देन 18 इंटीग्रल ऑफ 1 to 2 fx dx आपको बताना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन, थोड़ा फंक्शन का यूज, थोड़ा डेफिनेट इंटीग्रल का यूज, और हमको आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आपको बताया गया होगा, आपको ये सब बातें सिखाई गई होंगी कि fx प्लस f1 अपॉन x की फॉर्म आती है, तो हम x को 1 अपॉन x से रिप्लेस कर देते हैं। क्लियर ना? तो पहले मैंने लिख लिया 5fx प्लस 4f1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 3। मेरे ख्याल से इतनी बातों में आपको कोई इशू नहीं होगा। नाउ x को रिप्लेस किया 1 अपॉन x से, तो आ गया 5f1 अपॉन x प्लस 4fx इज इक्वल टू x प्लस 3। बोलिए भाई कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बता दो। नहीं है सर, आगे बढ़िए, बढ़ रहे हैं भैया। तो ये इक्वेशन 1,
ये इक्वेशन 2। मेरे ख्याल से आपको fx चाहिए तो सर f1 अपॉन x को हटा दो, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को। तो हटाने का तरीका मैंने सर क्लास 9th में पढ़ा था, एलिमिनेशन। मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूं, इस इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई और इस इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, है ना। तो बेटा नेक्स्ट जो स्टेप प्रोसीड होंगे वो होंगे 25f(x) प्लस 20f(1 अपॉन x) इज इक्वल टू 5 अपॉन x प्लस 5 इंटू 3 15। नेक्स्ट स्टेप आएगा बेटा, यहां पे जब 4 का करोगे तो 20f(1 अपॉन x). क्लियर बात, इसको मैंने वहां लिख लिया ताकि जब अपन सब्सट्रैक्शन करेंगे तो कट जाएगा। 4 इंटू 4 16f(x) प्लस, और बेटा 4 का जब वहां होगा तो इज इक्वल टू के साथ 4x प्लस 12 आ जाएगा। अब बेटा दोनों इक्वेशंस को घटा दीजिए, तो मेरे ख्याल से इतनी मैथ्स तो बेटा आप लोगों की भी आती होगी, है ना बेटा। तो आओ करें, तो मेरे ख्याल से ये 20f(x) कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जब मैं जाऊंगा तो डायरेक्ट लिखूंगा 25 में से 16 गया, आई थिंक 9f(x) इज इक्वल टू, सामने बचा मेरे पास 5 अपॉन x माइनस 4x, है ना। चलिए और फिर मेरे पास बचा 15 में से 12 गए, 3 बचा, तो प्लस का 3 बच गया। इतनी बात में किसी को कोई इशू? कोई नहीं सर, आगे बढ़िए। तो मेरे पास fx बराबर आ गया बेटा लोगों 5 अपॉन 9x माइनस 4 अपॉन 9x, ये x न्यूमरेटर में, प्लस 3 अपॉन 9। तो ये फिर से फाइनल होकर एक अच्छे से इक्वेशन बना दूं तो 5 अपॉन 9x माइनस 4x अपॉन 9 और प्लस का 1 अपॉन 3। ये fx मेरे पास फाइनली आ गया। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है यार, आपको इंटीग्रल निकालना है 1 से 2 18 टाइम्स। क्लियर। तो पहले इंटीग्रल 1 से 2 fx निकाल लें, तो ये मेरे पास आ गया मेरे प्यारे बच्चों fx की वैल्यू वो, तो 1 से 2 5 अपॉन 9x माइनस 4x अपॉन 9 प्लस 1/3 dx। तो बेटा इस टर्म को अलग किया तो 5 अपॉन 9 बिकॉज ऑफ कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x dx माइनस 4 अपॉन 9 इंटीग्रल ऑफ x dx प्लस 1 अपॉन 3 इंटीग्रल ऑफ dx, और सबकी 1 से 2 लिमिट लगा दी। बोलो प्यारे बच्चों, क्या इस लाइन में कोई दिक्कत, क्या इस स्टेप में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं साहब, आगे बढ़िए। तो यार 5 अपॉन 9 यहाँ पे आ जाएगा log x, है ना, तो वो हो जाएगा log 2 माइनस log 1, log 1 0, तो यार ये आ जाएगा 5 अपॉन 9 log 2, ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे आ जाएगा माइनस 4 अपॉन 9, x का इंटीग्रल होता है x²/2, तो बेटा ये आ जाएगा माइनस 4 अपॉन 9 इंटू 2, और एक्स स्क्वायर की जगह जब वैल्यूज पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर ना, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1/3, 2 माइनस 1 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस लाइन में कोई इशू नहीं आई होगी आप लोगों को, है ना। चलिए तो आपके पास फाइनल आ गया 5 अपॉन 9 log 2 माइनस 2 अपॉन 9, 2 से ये कट गया ना, और ये 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये 3 बचा, प्लस 1/3, 2 माइनस 1 1। ये आ गया आपके पास इंटीग्रल ऑफ 1 से 2 fx dx। लेकिन आपको वैल्यू चाहिए थी 18 टाइम्स, तो 18 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 18 इंटीग्रल ऑफ 1 से 2 fx dx आपको मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 5 अपॉन 9। तो ये मिलेगा बेटा 18 इंटू 5 अपॉन 9 log 2 माइनस 18 इंटू 2 अपॉन 9 इंटू 3 प्लस 18 इंटू 1/3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं साहब, आगे बढ़िए। तो ये हो गया मेरे पास 10 log 2, और बेटा यहाँ पे मेरे पास हो गया 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 माइनस का 12, और यहाँ पे मेरे ख्याल से 6। तो फाइनल आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं, 10 log 2 माइनस 6।
10 log 2 माइनस 6 आ गया। सर जाकर देखिए कहीं बैठा है क्या? तो हाँ बेटा लोगों, ये बी पार्ट के पास 10 log 2 माइनस 6 बैठा है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन आपका, फंक्शन और डेफिनेट इंटीग्रल का मिक्स। पहले फंक्शन से मैंने fx का वैल्यू निकाला, वो सब कुछ क्लियर होगा। तो ये fx आ गया, एंड देन मैंने इंटीग्रल ऑफ 1 से 2 fx निकाला। बहुत बेसिक बातें हैं यार। एंड देन मैंने 18 का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि चाहिए आपको 18 टाइम्स ऑफ था ना। तो 18 टाइम्स ऑफ 1 से 2 fx dx की वैल्यू फाइनली 10 log 2 माइनस 6। बहुत सिंपल कैलकुलेशन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, मेरे ख्याल से हो गया होगा यार, कोई इश्यू नहीं है। तो आप देख पा रहे हो यार कितने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं यार। बस कॉन्फिडेंट रहना यार और प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 माइनस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बच्चा लोग, आप लोगों को इसके रूट निकालने हैं एंड देन उनका सम बताना है, ठीक। तो मॉड का एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आया है, आइए देखते हैं क्या किया जा सकता है। तो सर मॉड का क्वेश्चन आ गया है, तो सबसे पहले तो मॉड को आप सॉल्व करिए। आइए करें। तो मॉड ऑफ, इसके फैक्टर कर ले, क्या कर ले यार, है ना। आइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 2x माइनस 7, उधर भेज दिया 2x माइनस 7। तो यहां पे आ गया बेटा x माइनस 5 एक ब्रैकेट में और x माइनस 3 एक ब्रैकेट में। बोलिए भैया, x माइनस 5 आ जाएगा, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 मिल जाएगा, इसका मॉड मिल जाएगा, है ना। माइनस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। फिर से इधर ले, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब बेटा ध्यान दो, अब मॉड लगा हुआ है, मॉड के अंदर दो ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में है, तो बेटा बाउंड्रीज बनेंगी। मेरे ख्याल से ये सब बातें आपको क्लियर है कि ये बाउंड्रीज बनेंगी। इसका एक क्रिटिकल पॉइंट एक ब्रैकेट का 3 आ रहा है और एक ब्रैकेट का क्रिटिकल पॉइंट 5 आ रहा है। तो मेरे ख्याल से बाउंड्री बना के आप लोग को केस लिखना आता होगा। ये फर्स्ट केस, ये सेकेंड केस, ये थर्ड केस होता है सर। फर्स्ट केस क्या होता है सर, व्हेन x इज लेस देन, है ना, इक्वल टू 3, व्हेन x इज 3 से 5, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यही होता है भाइयों। तो आइए केस 1 को सॉल्व करते हैं। तो केस 1 को जब सॉल्व किया, तो केस 1 को सॉल्व करने पे जब x का वैल्यू 3 से छोटा है, क्लियर ना, तो बेटा मेरे ख्याल से दोनों ही ब्रैकेट आपको निगेटिव देंगे, है ना। तो निगेटिव इंटू निगेटिव का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव, मतलब ओवरऑल ये मॉड मेरा कैसे खुलेगा प्यारे बच्चों, पॉजिटिव में खुलेगा। तो लिख लीजिए, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 माइनस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। पर ध्यान रखिएगा केस फर्स्ट आपका x इज लेस देन 3 के लिए था बेटा, है ना। हम बताते हैं क्या क्यों ध्यान रखने वाली बात है। फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x आ जाएगा और ये 15 और 7 22 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2ac जब आप सॉल्व करेंगे तो माइनस बी की जगह प्लस का 10, बोलो भाई प्लस का 10 आ जाएगा क्या? हाँ आ जाएगा साहब, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो लिखो ना यार, प्लस का 10 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 100 माइनस 4ac का मतलब 88 अपॉन 2a का मतलब सिर्फ 2। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है सब, आगे बढ़िए। तो ये हो गया 5 प्लस माइनस रूट 3। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, x का वैल्यू 5 प्लस माइनस रूट 3 आ गया, क्लियर। अब मेरे को आप एक बात बताओ सर, इसका मतलब क्या था x इज लेस देन 3? इसका मतलब ये था कि जो x की दो वैल्यूज आई है, आप इनको जाकर जरा थोड़ा सोचो इनके बारे में, इनमें से 3 से छोटा कौन है, वही एक्सेप्टेबल होगा केस 1 में। तो सर जब 5 प्लस रूट 3, ऑफकोर्स नहीं है सर, 5 खुद ही 3 से बड़ा है, लेकिन जब 5 माइनस रूट 3 के बारे में थोड़ी चर्चा करी तो सर 5 माइनस रूट 3 मतलब 1.732 है ना। तो सर ये मेरे को ना 3 पॉइंट समथिंग आंसर देगा। तो मतलब हमारी दोनों ही वैल्यूज यहां पे एक्सेप्टेबल नहीं होंगी केस 1 के हिसाब से, बिकॉज केस 1 कह रहा था कि x का वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए। तो केस 1 से अगर मैं नो सोल्यूशन लिख दूं तो बेटा तुमको कोई तकलीफ तो नहीं हो गई?
नहीं हो गई सर, आपने अच्छे से समझा दिया, क्या तकलीफ होगी। आइए फिर केस 2 में आ जाइए। केस 2 में आइए। केस 2 आपका था भैया जब x का वैल्यू 3 और 5 के बीच रहेगा। जब 3 और 5 के बीच रहेगा तो ऑफकोर्स x माइनस 5 अभी भी निगेटिव, x माइनस 3 अब पॉजिटिव, मतलब ओवरऑल मॉड आपका निगेटिव में खुलेगा, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन निगेटिव, तो ओवरऑल मॉड निगेटिव में, मतलब निगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15 माइनस 2x प्लस 7। बोलो मेरे भाइयों, क्या ये सब बातें समझ में आ रही हैं? तो एक्स स्क्वायर को उधर ले गए और प्लस का 8x माइनस का 2x मतलब प्लस का 6x, तो ये माइनस का 6x और माइनस का 15 प्लस का 7, 5 3 8 निगेटिव का, तो प्लस का 8 बराबर 0। क्लियर? तो यहाँ से आपको दो फैक्टर मिल गए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x है भैया, है ना, तो माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8, तो आपको यहाँ से दो फैक्टर x माइनस 4 मिल गया और x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर 2 आंसर और 4 आंसर। लेकिन सर पिछले केस की तरह इस केस में भी थोड़ी सी सावधानी रख लो कि x का वैल्यू 3 और 5 के बीच में है। आप x का वैल्यू 2 और 4 निकाल के लाए हो, मतलब केवल और केवल x बराबर 4 ही एक्सेप्ट करूंगा मैं, और कुछ मत बोल देना मेरे को। ठीक है साहब, केस 2 से एक वैल्यू आ गई x बराबर 4, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। केस 3 को प्रोसीड करें। तो बेटा लोगों, केस 3 में जब x का वैल्यू 5 से बड़ा हो जाएगा, है ना बेटा, तो जब 5 से बड़ा हो जाएगा तो मेरे को एक बात बताओ, इसी केस में एक बात बताओ, क्या ये ब्रैकेट पॉजिटिव से ओपन होगा? होगा साहब, बिल्कुल होगा। ये ब्रैकेट पॉजिटिव से होगा, x माइनस 3 वाला होगा सर, बिल्कुल होगा। तो मेरे को बताओ, दोनों पॉजिटिव का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव ही होता है क्या? मैं डाउट में हूं, आप ही बताओ। हाँ सर होता है, तो होता है तो आगे बढ़ो। टोटल मॉड कैसे ओपन होगा? पॉजिटिव से होगा। तो मेरे को बताओ, ये जो कैलकुलेशन की है ये पॉजिटिव से ही की है ना, तो इसका जो केस 3 का सोल्यूशन आएगा वो भी यही आएगा, 5 प्लस माइनस रूट 3। यार मतलब अब इतनी ऑब्वियस बात तो यार मतलब मैं मान के चलूं कि x बराबर केस 3 से जो आंसर आएगा वो 5 प्लस माइनस रूट 3 ही आएगा। बट केस 3 की डिमांड थी कि x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। बोलो भाइयों, इतनी बातें समझ में आती हैं क्या? क्यों आती भी हैं कि नहीं आती होंगी? नहीं आती हैं सर। चलिए, तो x बराबर जो केस 3 के लिए एक्सेप्टेबल आंसर होगा वो 5 प्लस रूट 3 ही होगा, 5 माइनस रूट 3 नहीं होगा। मेरे ख्याल से यार सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। आपको केस 1 से नो सोल्यूशन मिला है, केस 2 से एक सोल्यूशन मिला है x बराबर 4, केस 3 से 5 प्लस रूट 3 मिला है। आपसे सम ऑफ रूट्स पूछ रहा है, तो सम ऑफ रूट्स 4 प्लस 5 प्लस रूट 3, तो ये 9 प्लस रूट 3। अब ढूंढने जाइए 9 प्लस रूट 3 कहीं बैठा है क्या? अरे वाह, सी पार्ट के पास बैठा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया प्यारे बच्चों? सी पार्ट हो गया। मेरे ख्याल से यार मॉड का बहुत अच्छा क्वेश्चन देखा जाए, बाउंड्री वाला था, है ना, आपको रूट्स निकालने देते, मॉड कैसे ओपन होता है आप जरा इस पे थोड़ा गौर करिए, है ना। मल्टीप्लिकेशन है तो मॉड अगर दोनों साइन मेरे सेम है तो मॉड ओवरऑल मेरा पॉजिटिव से ओपन हुआ है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव अपोजिट साइन के साथ है तो मॉड मेरा निगेटिव से ओपन हुआ है। केस 1 में दो सोल्यूशन आए, बट केस 1 में वो नॉट एक्सेप्टेबल क्यों हुए इसका रीजन क्लियर होना चाहिए, बिकॉज ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 3 है और यहाँ पे दोनों ही वैल्यू मेरी 3 से बड़ी है। बेटा बात समझ में आ रही ना? ठीक है, बैठे रहना आराम से। केस 2 को सॉल्व किया तो केस 2 में बेटा हमको ये मिला 2 और 4, लेकिन सर केस 2 की बात ये थी कि 3 और 5 के बीच होना चाहिए, तो 2 एक्सेप्टेबल नहीं होगा, 4 हो जाएगा सर, 4 मान लूंगा मैं, तो 4 ले लो। केस 3 का कैलकुलेशन सेम केस 1 की तरह, क्योंकि मॉड पॉजिटिव में ओपन हो रहा था, तो x बराबर 5 प्लस माइनस रूट 3 जो वहां से सोल्यूशन आया था। बट केस 3 की डिमांड थी कि x का वैल्यू 5 से बड़ा होना चाहिए, तो बेटा 5 प्लस रूट 3 आंसर हो गया। मतलब इस क्वेश्चन के टोटल रूट्स आ गए दो आपके पास, एक 4 एक 5 प्लस रूट 3, है ना। तो जब दोनों रूट्स को ऐड किया तो 9 प्लस रूट 3 आ गया, जो कि मेरा सही ऑप्शन सी बन रहा है। तो मैंने सी पे OMR पे टिक कर दिया, मार्क कर दिया, है ना। बोलिए भाई, ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। 7वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
कह रहा है प्यारे बच्चों कि a बराबर 2i प्लस 3j प्लस 4k, b बराबर i माइनस 2j माइनस 2k, c बराबर माइनस i प्लस 4j प्लस 3k एंड d इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ b एंड c। ओहो, ये तो सर बहुत बड़ी बात लिख दी है आपने, मैंने कहाँ लिखी भाई, लास्ट ईयर आया हुआ है। d इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ b एंड c एंड a डॉट d आपको 18 दे रहा है, कह रहा है a क्रॉस d मॉड ऑफ स्क्वायर बताइए। तो प्यारे बच्चों मैं एक लाइन लिख रहा हूं और आप उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करिएगा, करिए बस कोशिश करिएगा कि अगर मैं d को लैम्डा टाइम्स b क्रॉस c लिख दूं तो तुम डर तो नहीं जाओगे? बोलो भाई, d बराबर लैम्डा टाइम्स b क्रॉस c बिकॉज d वेक्टर मेरा बोथ b और c के परपेंडिकुलर है ना, तो d वेक्टर इज अ नॉर्मल वेक्टर, तो भैया d बराबर लैम्डा टाइम b क्रॉस c ही तो आएगा। पकड़ में आ रहा है ना? बस बढ़िया है, आगे बढ़ो फिर। तो सर b क्रॉस c निकाल दो जल्दी से, फिर लेट क्यों करते हो इतना? तो i j के लिख लो सर, i j के लिख लिया साहब, है ना। b का है 1 माइनस 2 माइनस 2, c के पास है माइनस 1 4 3। आइए थोड़ी सी कैलकुलेशन, i ये और ये ब्लॉक हुआ, माइनस 6 प्लस 8 2 बचा, माइनस j ये और ये ब्लॉक हुआ, 3 माइनस 2 3 माइनस 2 1 बचा, एंड देन प्लस k ये और ये ब्लॉक हुआ, 4 माइनस 2 आई थिंक 2 बचा, तो फाइनली ये आपको मिला 2i माइनस j और बेटा प्लस 2k। तो b क्रॉस c का वैल्यू आपको ये मिल गया। अब बेटा तो d अगर मैं आपसे कहूँ लैम्डा टाइम्स 2i माइनस j प्लस 2k तो तुम कहोगे बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया काम किया ये आपने, मजा आ गया, मजा आ गया। तो आगे बढ़ो, a डॉट d बराबर आपको 18 दे रहा है, जरा करो a डॉट d। तो आइए देखें, d हमारे पास देखो यार 2 लैम्डा है, i का कोफिशिएंट 2 लैम्डा है, बढ़ते हैं a के पास, a भी हमारे पास 2 है तो ये आ जाएगा 4 लैम्डा। फिर बेटा माइनस लैम्डा यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो ये आ जाएगा माइनस 3 लैम्डा। फिर बेटा प्लस का 2 लैम्डा और यहाँ पे 4 है तो प्लस का 8 लैम्डा सर इज इक्वल टू 18। तो सर यहाँ पे 9 लैम्डा इज इक्वल टू 18, तो सर यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू 2। जैसे ही लैम्डा इज इक्वल टू 2 आया तुम्हारे मन में लड्डू फूटा, है ना। आओ तो d बराबर 2, d आ गया ना बेटा, d आ गया, तो 2i माइनस j प्लस 2k, तो d आ गया मेरे पास 4i माइनस 2j प्लस 4k, d आ गया सर, बहुत मुश्किल से d आ गया। चलिए d आ गया तो आगे बढ़िए, अपना कॉन्सेप्ट पे आइए वापस। तो हमें पता है कि a डॉट d का स्क्वायर प्लस a क्रॉस d के मॉड का स्क्वायर बराबर मॉड a स्क्वायर मॉड d स्क्वायर। बोलो मेरे भाइयों सही बात लिखी है क्या? सही बात लिखी है सर। आपको ये पता करना है तो a क्रॉस d के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड a स्क्वायर। आइए a के पास बढ़े, तो a आपका ये था ना, तो मॉड a बेटा यहाँ से आ गया आपके पास अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 16 तो 25 रूट ऑफ 29, तो मॉड a स्क्वायर आपके पास आ गया 29, मॉड a स्क्वायर आपके पास आ गया 29 इंटू मॉड d स्क्वायर, d आपके पास ये आया था तो मॉड d स्क्वायर आपके पास आ गया बेटा लोगों 16 प्लस 4 32 और प्लस 4 36, और बेटा ये माइनस हो जाएगा 18 इंटू 18। बोलो कैलकुलेशन में कोई इशू नहीं ना? अब कैलकुलेट करने मत बैठ जाना बेटा, है ना। अब यहाँ से सीधा है ये है कि आप 18 कॉमन ले लो बेटा, तो 18 कॉमन ले लो तो यहाँ पे बचा 29 इंटू 2 माइनस 18, कोई दिक्कत नहीं ना। 29 इंटू 2 कितना होता है बेटा लोगों? 58 माइनस 18, 58 माइनस 18 कितना होता है बेटा लोगों? 40, तो 18 इंटू 40। बोलो बेटा लोगों बात समझ में आती है क्या? अब 18 इंटू 4 कितना होता है? 72 और एक 0, मतलब सर अरे वाह सर मजा आ गया, a क्रॉस d मॉड स्क्वायर का वैल्यू 720 आ गया, कुछ तो आ गया सर 720। देखो a पार्ट पे बैठा है 720।
बोलिए बेटा, बोलिए बोलिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन, वेक्टर का बहुत प्यारा क्वेश्चन। आपसे कह रहा था ए बी सी गिवन था, डी इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड सी। तो मैंने डी बराबर, ये जो स्टेप है ना यार, यही स्टेप इस क्वेश्चन की बैकबोन है एक्चुअली। जिस बच्चे ने ये स्टेप लिख लिया होगा, क्वेश्चन में फिर कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये स्टेप नहीं लिखा तो क्वेश्चन के मेथड और भी हैं, बहुत लेंथी है। क्लियर? तो डी बराबर लैम्डा बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी आपने निकाल लिया। आपको ए डॉट डी गिवन था, वहां से लैम्डा निकाल लिया। तो डी वेक्टर मेरा आई जे के में आ गया बेटा। जैसे ही डी वेक्टर आ गया, फिर मैंने ये फॉर्मूला वेक्टर में पढ़ा हुआ है, वहां से मैंने ए क्रॉस डी मॉड ऑफ स्क्वायर निकाल लिया। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, आंसर 720। थोड़ा सा क्वेश्चन के पास जाके देखा तो 720 मेरा ए पार्ट पे बैठा हुआ है। बोलिए भाई, एकदम क्लियर है क्या? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही ना? ठीक चल रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ तो प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ ये आ गया था मेरे पास। तो मैं जो कहना चाह रहा था आपसे वो ये था कि आप एक बार जरा इसको कलर चेंज कर लिया जाए, है ना? दिखाई दे नहीं रहा है सर। आइए, तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x। अब हम लोग अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना? अब बातें नहीं बनाएंगे। एक्स 10x प्लस 1 होल स्क्वायर dx। चलिए स्टार्ट हो जाइए। तो स्टार्ट ऐसे हो जाइए कि आप इसको मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन, और इस पूरे को बेटा मान लीजिए सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट सेकंड वाला लॉजिक याद है ना? वही लॉजिक कल लगा रहे हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, एक बार रिकॉल करवा दूं मैं। फर्स्ट को बाहर रखा, सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी एक्स का होल डी एक्स। ये डी एक्स इसकी वजह से आया है, बड़े वाले इंटीग्रल की वजह से। क्लियर ना? आइए बस इसको प्रोसीड करें। तो एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x। सोचो मत कुछ कि सर क्या हो जाएगा, हम खड़े हैं यहाँ, बस सब सही होगा। एक्स 10x प्लस 1 dx प्लस निगेटिव होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट मतलब एक्स स्क्वायर का dx 2x आ गया, और सेकंड को एज इट इज लिख दिया। क्या लिख दिया सर आपने? एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x अपॉन एक्स 10x प्लस 1। ठीक है सर। अब मैं जो बात आपसे बोलने जा रहा हूँ, प्लीज उसको थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा, सीरियस है, कि हमको एक्स 10x प्लस 1 को t मानना है बेटा। ठीक है, ठीक है। चलिए आइए, तो हमने क्या किया, एक्स 10x प्लस 1 को t मान लिया। तो x का किया तो x को एज इट इज रखा, 10x का किया सेक स्क्वायर x प्लस 10x को एज इट इज रखा, x का किया तो 1, और ये dx बराबर dt आ गया। ओहो सर, ये तो बहुत अच्छा हो गया। एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x dx बराबर dt, मतलब अब जो इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी थी उसकी जगह हम dt लिख सकते हैं। तो वापस आ गया क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2x, तो 2 बाहर कर दो, x इंटू, और वहाँ पे बेटा फिर से dt आ गया अपॉन यहाँ पे टी स्क्वायर आ गया। इसका इंटीग्रेशन चल रहा है और इन सब का dx। ठीक है ना? तो बेटा टी स्क्वायर है तो t की पावर -2, तो -2 प्लस 1, डिनोमिनेटर में -1 आया और फिर t आया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन टी निगेटिव साइन के साथ, एक्स स्क्वायर अपॉन टी आ गया निगेटिव साइन के साथ, और यहाँ पे निगेटिव साइन और 2 इंटीग्रेशन ऑफ x और dt अपॉन टी स्क्वायर, फिर से मेरे ख्याल से 1 अपॉन टी आ गया, तो निगेटिव का फिर से x अपॉन टी आ गया dx। बोलो भाई इतनी बात ठीक है क्या? तो नेक्स्ट लाइन पे मेरे ख्याल से हम वैल्यूज पुट करें क्या, माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स 10x प्लस 1 ये आ गया, है ना? प्लस इसकी ये देखो प्लस हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस, है ना? 2 को बाहर रखा, ठीक है ना? x अपॉन t की वैल्यू रखी एक्स 10x प्लस 1 dx, क्योंकि यार dx है ना तो t का वैल्यू रखना पड़ेगा। मेरे को एकदम अच्छे से बता लीजिए
देख लीजिए, क्या आपको इस स्टेप में कोई इशू नहीं आया ना? एकदम यार, मतलब बस फर्स्ट सेकंड मानना था, उसके बाद तो अपना कॉन्सेप्ट है यार। तो एक बार ध्यान से जरा ऑप्शन के पास चलिए। तो निगेटिव का एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 10x एक ही पार्ट में इसी में मिल रहा है। आगे वाला देख लें, आगे वाला और चेक कर लें एक बार। अरे वाह, खुशी आ गई। चलिए, तो पहले पार्ट को हम नहीं छूना, पहला पार्ट बैठा हुआ है, इसको देखते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ x अपॉन x 10x प्लस 1 dx। जल्दी से बेटा साइन कॉस में चेंज करो, तो x cos x अपॉन x sin x प्लस ये बेटा हो गया आपका cos x dx। अब जल्दी से बेटा एक काम कर दो कि जल्दी से नीचे वाले को ना आप t मान लो। तो x sin x, अच्छा t तो मान चुके थे, u मान लो। x sin x प्लस cos x को u मान लिया, तो x को s से किया, sin x का किया तो cos x, ठीक है। फिर sin x को एज इट इज रखा, x का किया तो 1 और cos x का माइनस sin x के साथ dx इज इक्वल टू du। बोलो बेटा कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर। इससे इसको काट दिया, x cos x dx का वैल्यू du आ गया। मेरे ख्याल से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको इंटीग्रेशन करना है du अपॉन टी। बोलो भाई, du अपॉन टी का करना है ना, और 2 बाहर बैठा हुआ है तो 2, और ये हो गया बेटा आपका log t प्लस c। तो बेटा ये 2 log t की जगह 2 log u। तो बेटा u आपने माना था x sin x प्लस cos x, तो x sin x प्लस cos x प्लस c। ये वैल्यू आई है बेटा इसकी। आपको फाइनल वैल्यू लिखनी थी, तो फाइनल आंसर के लिए माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x 10x प्लस 1 और प्लस साइन के साथ 2 log x sin x प्लस cos x प्लस c। देख के आइए ऑप्शन में कहाँ बैठा ये। वाह सर मजा आ गया, सी पार्ट पे बैठा है। तुरंत ब्लॉक किया, आगे बढ़े। अब मेरे ख्याल से फर्स्ट सेकंड आपको इस क्वेश्चन में अच्छे से देखना था यार। फर्स्ट को मान लिया एक्स स्क्वायर, क्योंकि यार ऑफकोर्स इसका dx लिखना बहुत टफ है। तो एक लॉजिक ये भी कह रहा था कि आप फर्स्ट सेकंड उसको मानिए जिसका डिफ्रेंशिएशन ईजी हो, है ना। सेकंड उसको मानिए जिसका इंटीग्रेशन ईजी हो। तो मेरे ख्याल से यार उसी लॉजिक को फॉलो किया है और मैंने आगे के काम कर दिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, ओहो क्या आ गया, 2y की पावर x प्लस 3x की पावर y इज इक्वल टू 20 देन dy बाई dx का वैल्यू। बहुत बढ़िया। डिफ्रेंशिएशन टॉपिक मेरा इजी बोला जाता है, बट क्वेश्चन ऐसे ही देता है ना। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, सामने ही रहिएगा। किसी स्टेप पे कोई इशू होता है तो बोलिएगा। हाँ बोल तो आप सकते नहीं, कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए, तो मैंने एक काम किया, काम ये किया कि y की पावर x को u मान लिया और x की पावर y को v मान लिया। ये काम कर दिया। ये काम जैसे ही किया तो हमारे पास 2u प्लस 3v बराबर 20 आ गया। डिफ्रेंशिएट किया तो 2 टाइम्स du बाई डी एक्स प्लस 3 टाइम्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब सर एक बात समझ में मेरे को आ गई कि हर हालत में du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल के लाइए आप। मैंने कहा ठीक है सर, आते हैं। तो बस इसको साइड में पैक करो। अब हम चलते हैं u के पास। तो u बराबर हो गया y की पावर x। जैसे ही वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, आपको लॉग लेना पता है, ठीक है। तो log u इज इक्वल टू x log v x log y। बोलो कोई इशू? कोई इशू नहीं सर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। तो log u को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स, है ना। चलिए 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू x को एज इट इज रखा, log y का किया तो 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो ये आ गया x अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y को एज इट इज रखा और x का किया तो 1। तो फाइनली du बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया। u को उधर भेजा, मैं भेजा हूँ वैल्यू के साथ, तो y की पावर x को ऐसे रख दिया और x अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y। कोई दिक्कत कोई परेशानी? बोलो भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना? सब समझ में आ रहा है ना? देख लो, आराम से देख लो, बहुत टाइम है अपने पास। क्लियर ना? चलिए इसको इक्वेशन सेकंड मान ली। सिमिलर प्रोसेस से v बराबर मैंने लिखा x की पावर y, फिर से log लिया तो log v इज इक्वल टू y log x। तो बेटा ये 1 अपॉन v डी वी बाई डी एक्स
इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स। बोलो बात समझ में आती है क्या? आती है सर। तो डी वी बाई डी एक्स यहाँ से निकाल लीजिए, डी वी बाई डी एक्स बराबर हो गया वी, क्लियर ना। ये हो गया आपके पास वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है साहब, ये इक्वेशन थर्ड डाल दी। सर मेरे पास डी वी बाई डी एक्स और डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया है, क्या मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूं? पुट कर दो बेटा, एकदम बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। तो पहली इक्वेशन के पास गए तो पहली इक्वेशन ये थी 2 टाइम्स ऑफ डी यू बाई डी एक्स प्लस 3 टाइम्स ऑफ डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो 2 टाइम्स ऑफ डी यू बाई डी एक्स, जल्दी से जाके देखिए y की पावर x है, x अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई, बस वैल्यू ही पुट कर रहे हैं यार, कोई इसमें ज़्यादा 30 मार्क वाली मैथ्स थोड़ी है यार। लॉग वाई प्लस 3 डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू ये आया यार v, तो v का वैल्यू अपना x की पावर y था तो x की पावर y रख रहे हैं। आगे y अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। ये आ गया बेटा लोगों, है ना। अब क्वेश्चन के पास जाइए, आपसे वो कह रहा था डी वाई बाई डी एक्स एट 2,2 पे बताइए, मतलब x का वैल्यू 2 रखिए, y का वैल्यू 2 रखिए, देन डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू बताइए। चलिए जल्दी से करते, तो 2 रखा यार, है ना। पुट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2। जब पुट किया तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर और यहाँ पे 2 अपॉन 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग 2 प्लस यहाँ पे 3 इंटू 2 का स्क्वायर और यहाँ पे y अपॉन एक्स की जगह मतलब 2/2 प्लस लॉग 2 और वहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है ना, ठीक है साहब, बराबर 0। मेरे ख्याल से इस लाइन में कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं सर। ये बेटा 2 का क्यूब हो गया मतलब 8 हो गया, है ना, और ब्रैकेट के अंदर हो गया 2 से 2 चला गया, डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग 2, 8 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग 2 लिखते हैं। प्लस फिर बेटा मेरे पास 2 का स्क्वायर है मतलब 4 और 3 मल्टीप्लिकेशन में मतलब 12 और वो लिखा है 1 प्लस लॉग 2 डी वाई बाई डी एक्स, है ना। तो 12 ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग 2 डी वाई बाई डी एक्स। आपको निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स एट 2,2, है ना। जब सब डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड करो तो डी वाई बाई डी एक्स एट 2,2, इसको कॉमन ले लिया बेटा, है ना। तो यहां पे बचा 8 और यहां पे बचा बेटा 12 लॉग 2, ठीक है ना। ठीक है सर, अब जितने भी टर्म बचे उनको अलग से लिख लो। तो प्लस के साथ 8 लॉग 2 बचा और यहां पे बेटा प्लस का 12 बराबर 0। अब आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है एट 2,2। तो बेटा उसको उधर भेजो, तो माइनस का 8 लॉग 2 प्लस 12 होल अपॉन 8 प्लस 12 लॉग 2। वाह सर, मजा आ गया। जल्दी से देख के आइए, निगेटिव का 8 लॉग 2 प्लस 12 कहीं रिटर्न है क्या? निगेटिव का 8 प्लस 12 ln 2 देखते हैं। 8 लॉग 2 प्लस 12 है यार, 8 ln 2 प्लस 2 अपॉन 8 प्लस 12 ln 2, यही लिखा गया। परफेक्ट, तो हमारा बी पार्ट आंसर हो गया। बोलिए ठीक है क्या? तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस में रखिएगा। आपके पास हर हालत में आपको प्रीवियस ईयर में 1-2 क्वेश्चन ऐसे और मिले होंगे, है ना। चलिए, मेरे ख्याल से आपको y की पावर x को u मानना है, x की पावर y को v मानना है, देन u और v में लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके du बाई डी एक्स का वैल्यू पुट करना है, dv बाई डी एक्स का वैल्यू पुट करना है, एंड देन थोड़ी सी कैलकुलेशन है। जब आपका फाइनली dy बाई डी एक्स आ जाता है तो फिर हमें x बराबर 2 और y बराबर 2 पुट करना है, एंड देन मेरे ख्याल से फिर सिर्फ कैलकुलेशन बची। फाइनल आंसर dy बाई डी एक्स एट 2,2 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 8 लॉग 2 प्लस 12 अपॉन 8 प्लस 12 लॉग 2। परफेक्ट है, पढ़े आगे।
चलिए, वाह सर, number of words with or without meaning using all the letters of the word assassination such that all the vowels come together is, वाह सर वाह, पीएनसी का बहुत प्यारा क्वेश्चन आया है सर। और इस वर्ड को ध्यान से देखिएगा, कह रहा है सारे वॉवेल्स एक साथ रहने चाहिए। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे को ये बताइए कि टोटल लेटर कितने हैं। तो टोटल लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हाँ, तो नंबर ऑफ लेटर्स आपके पास हैं 13। बहुत बढ़िया। वॉवेल्स देख के आओ, वॉवेल्स कौन कौन है। तो वॉवेल्स है आपके पास बच्चा ए आई ओ। कंसोनेंट आपके पास होंगे फिर एस एन 2 बार, टी, तो 3 3 6, और कोई कंसोनेंट बचा क्या? RTION, 2 3 है बेटा, 3 एक ही और आ गया। तो मेरे ख्याल से 3 3 6 और 4 3 7, परफेक्ट है, 13 लेटर्स हो गए। तो वॉवेल्स अपने पास हैं 6 और कंसोनेंट है अपने पास 7। क्लियर। आपसे कह रहा है वॉवेल्स जो है वो हमेशा एक साथ आए, वॉवेल्स हमेशा एक साथ आए। तो बेटा ये टाइम मेथड का क्वेश्चन हो गया, गैप एंड टाइम मेथड, जब हम किसी चीज को एक बॉक्स के अंदर कर लेते हैं। क्लियर ना? तो वही हम वॉवेल्स का एक बॉक्स बना लेंगे और इसको इसके साथ मैनेज कर लेंगे, है ना। तो वो बॉक्स कहीं भी घूमता रहे, आएंगे तो सारे वॉवेल्स एक साथ, परफेक्ट है। तो बेटा ये 4 3 7 और एक ये बॉक्स, तो टोटल हो गया फैक्टोरियल 8 अपॉन रिपीटेशन इसमें फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 का है, एस 4 बार आ रहा है, एन 2 बार आ रहा है, इनटू। अब जब इस बॉक्स के अंदर की कहानी पढ़ी आप लोगों ने, तो इसके अंदर बेटा 6 टर्म है, मतलब फैक्टोरियल 6 अपॉन, आपको सामने दिखना चाहिए कि मेरे ख्याल से ए 3 बार आ रहा है और ये 2 बार आ रहा है, सही बात ना। चलिए अब बस कैलकुलेशन बची है क्वेश्चन में, आइए करते हैं। तो फैक्टोरियल 8 को लिख लिया, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 होल अपॉन फैक्टोरियल 4 और नीचे फैक्टोरियल 4 इंटू 2। तो फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 चला गया, कोई दिक्कत नहीं सर। 2 से ये 8 चला गया 4 टाइम्स में, ठीक है सर। प्लस के साथ सर फैक्टोरियल 6 को लिख लिया, 6 5 4 अपॉन 2, क्योंकि फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 उड़ा दिया, 2 से 6 उड़ा दिया 3 बार में, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर। आगे बढ़िए फिर। तो ये बेटा 6 इंटू 5 आपके पास हो गया आई थिंक 30 इंटू 28, 7 इंटू 4 था ना, 7 इंटू 4, और उधर प्लस के साथ 5 इंटू 4 20 इंटू 3 60। क्लियर। चलिए अच्छा, प्लस नहीं, यहाँ पे इंटू लगा हुआ है ना बेटा लोगों, इंटू बेटा लोगों, इंटू। चलिए तो मेरे ख्याल से आपको साफ समझ में आ गया। तो यहाँ पे 28 इंटू 30, तो 2 0, 28 इंटू 30, तो ये मेरे पास हो गया 8 4 और 2 तो 3 8, है ना, इंटू 6, तो फिर 00, 4 6 24 का 4 2 और ये 8 कितना हो गया 50। बहुत बढ़िया बेटा, 50,400, है ना। देख के आते हैं कहीं बैठा है क्या। यस, सी पार्ट, बोलिए भैया, ठीक है ना। टाइम मेथड का क्वेश्चन है यार, एसेसिनेशन वर्ड है, आपने सारे वॉवेल्स लिख लिए, कंसोनेंट लिख लिए। आपको वॉवेल्स को एक साथ रखना है, तो वॉवेल्स को एक बॉक्स में पैक करके मैंने कंसोनेंट के साथ आगे पीछे घुमाया है। तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू 2 इसकी वजह से आया, बॉक्स और कंसोनेंट की वजह से। फिर उस बॉक्स में भी चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, और फाइनली फिर हमारे पास कैलकुलेशन थी। कैलकुलेशन आप लोग मुझसे अच्छी सॉल्व कर लेते हैं, तो कोई इशू नहीं आएगा आप लोग को। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एफ एक्स प्लस एफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई स्क्वायर देन 0 टू पाई एफ एक्स साइन एक्स डी एक्स बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास हो गया यार 0 से पाई
एफ एक्स साइन एक्स डी एक्स, इसको आई लेट कर लिया। क्लियर। अब यहाँ पे बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगाने जा रहा हूँ, ध्यान देना। 0 से पाई एफ पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं सर, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है सर, तो ये आ गया 0 से पाई एफ ऑफ पाई माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स। ठीक है सर, अब एक काम करिए सर, इसको 1 दीजिए, इसको सेकंड दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। तो इधर हो गया 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई। ठीक, दोनों में ध्यान दीजिए साइन एक्स सेम है, तो साइन एक्स को बाहर रखा, अंदर लिख लिया एफ एक्स प्लस एफ पाई माइनस एक्स डी एक्स। बोले भाई इस लाइन में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आई। डेफिनेट इंटीग्रेशन की सेकंड प्रॉपर्टी लगाइए और फिर दोनों को ऐड कर देते हैं, वही किया हुआ है। आपके पास एफ एक्स प्लस एफ पाई माइनस एक्स का वैल्यू पाई स्क्वायर गिवन है, नेक्स्ट स्टेप में मैं वही रखने वाला हूं। तो ये हो गया 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई पाई स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। तो मेरे ख्याल से पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा पाई स्क्वायर। ये बेटा 0 से पाई बाई 2 फ्रेम कर दिया और 2 को बाहर ले लिया। ये भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी साइन एक्स डी एक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है सर, ये 2i चल रहा है सर, 2 से 2 कैंसिल, i बराबर पाई स्क्वायर 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स। तो बेटा साइन एक्स का इंटीग्रेशन निगेटिव का कॉस एक्स, तो पाई स्क्वायर निगेटिव का कॉस एक्स 0 से पाई बाई 2, तो बेटा पाई स्क्वायर। अब निगेटिव का कॉस पाई बाई 2, क्लियर। निगेटिव का कॉस 0, तो ये फाइनल आंसर फ्रेम करेगा। ये तो 0 हो जाएगा, तो निगेटिव पॉजिटिव कॉस 0 का वैल्यू 1, तो इसका फाइनल आंसर पाई स्क्वायर। बोलिए भाई आई का वैल्यू आ गया क्या? देख के आइए पाई स्क्वायर कहीं बैठा है क्या? यस, डन। सिंपल सा क्वेश्चन था यार, कोई इशू कोई परेशानी वाली बात नहीं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के। अरे वाह, बहुत बढ़िया प्यारा क्वेश्चन आ गया। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। 3 इक्वेशन दी हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, डिफाइनेटली मैनी सोल्यूशन फॉर अल्फा। मतलब सर समझ में आ गया, आपको अल्फा बीटा निकालना है। सर आगे बढ़ो सर, क्या बातें बना रहे हो, आओ निकाल लें। तो अल्फा बीटा निकालने के लिए सबसे पहले डेल्टा निकाल लें भाई, आओ। तो डेल्टा बराबर आ गया 1 1 1 1 2 अल्फा 1 2 6। ठीक है सर थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए। तो 0, इसमें से ये गया, इसमें से ये गया, देन फिर 0, फिर 1 -1 2 माइनस अल्फा एंड देन अल्फा एंड देन 1 -1 -1 एंड देन -4 एंड देन 6। परफेक्ट है। फिर बेटा उस 1 को बाहर लिया और ये रो और ये रो और ये कॉलम ब्लॉक हुए, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो फाइनल यहाँ से आ गया आपके पास 4 माइनस और ये माइनस और एक और माइनस मिलके प्लस हो गया, तो प्लस 2 माइनस अल्फा। तो ये 6 माइनस अल्फा आ गया आपके पास। फाइनली इस डेल्टा का वैल्यू 6 माइनस अल्फा आ गया। मतलब अल्फा इज नॉट इक्वल टू 6 पे इसके यूनिक सोल्यूशन होंगे, है ना। अल्फा इज नॉट इक्वल टू 6 पे यूनिक सोल्यूशन होंगे। क्लियर, सही है। चलिए अल्फा बराबर 6 रख के डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 और देख लेते हैं क्या आता है ना। आइए, पुट अल्फा इज इक्वल टू 6। नाउ डेल्टा 1 आप लोग को फ्रेम करना आता है। इसमें से 6 5 बीटा रख देते हैं, बाकी सब वैसा ही 1 2 2 1 अल्फा को 6 रख रहे हैं तो 1 6 6 निकालिए। तो ये मेरे ख्याल से 6, ये हो गया 12 -12 -1, ये और ये ब्लॉक 30 -6 बीटा और प्लस का 1, तो ये फाइनली मेरे पास आ गया 10 -2 बीटा।
तो ये फाइनली मेरे पास आ गया, ये तो खत्म हो गया, ये -30 ये +10 तो बेटा -20 और बेटा ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया मेरे पास 6 बीटा और -2 बीटा, 6 बीटा और -2 बीटा, तो ये माइनस का प्लस का 4 बीटा आ गया। क्लियर? अब यहां से जैसे ही बेटा आप लोग 4 कॉमन ले लेंगे तो ये बीटा -5 आ गया, इसको इक्वेशन 1 डाल दीजिए, तो बीटा डेल्टा 1 जो आ गया वो 4 टाइम्स बीटा -5 आ गया। आइए डेल्टा 2 को प्रोसीड करते हैं, तो डेल्टा 2 में 1 1 1 6 5 बीटा एंड देन 1 6 6। चलिए तो यहाँ पे बेटा घटा दें, है ना। चलिए 0 6 में से 5 गया 1 और 1 में से -6 -5, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे बीटा 5 माइनस बीटा एंड देन यहाँ पे 6 - 6 0 एंड देन यहाँ पे 1 एंड देन बीटा एंड देन 6। चलिए तो मेरे ख्याल से यहाँ पे लोगे आप तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का 5 माइनस बीटा आ जाएगा। तो डेल्टा 2 का वैल्यू बेटा मेरे प्यारे बच्चों -5 माइनस बीटा ये आ गया, है ना। तो इसको और अच्छे से लिखें तो बीटा -5 लिख सकते हैं 5 टाइम्स के साथ। बोलो भाई ठीक है क्या? ठीक है सर। आइए डेल्टा 3 भी लिख लेते हैं, तो डेल्टा 3 का वैल्यू 1 1 1 1 2 2 और लास्ट में आएगा 6 5 बीटा, ठीक है ना। चलिए तो फिर 0 0 लिख दिया, 0 -1 और यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 2 - 2 मतलब 0, फिर 5 माइनस बीटा एंड देन यहाँ पे 1 2 एंड देन बीटा। तो बेटा फिर से 1 को बाहर रखा, ये और ये ब्लॉक हो गया, ये निगेटिव साइन के साथ, तो बीटा -5 और ये तो 0 है, तो फिर ये बीटा -5, ये डेल्टा 3। तो अब बेटा ध्यान से आप देखो, डेल्टा 1 बीटा -5 साथ में कोफिशिएंट है, ठीक है ना। डेल्टा 2 में भी बीटा -5 का फैक्टर है और डेल्टा 3 में भी बीटा -5 का एक फैक्टर आ रहा है। क्लियर ना? मतलब सर हमको साफ समझ में आ रहा है कि बीटा बराबर 5 रखने पे और अल्फा बराबर 6 रखने पे इसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो जाएंगे क्या? हो जाएंगे सर, बस काम खत्म। बीटा बराबर 5 और अल्फा बराबर 6 रखने पे इसके बेटा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। हो जाएंगे क्या? क्योंकि जैसे ही आप बीटा बराबर 5 रखेंगे तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तीनों 0 हो जाएंगे, है ना। और जैसे ही आप यहाँ पे अल्फा बराबर 6 रखेंगे तो डेल्टा मेरा 0 हो जाएगा, है ना। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा अल्फा बराबर 6 और बीटा बराबर 5 के लिए। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन आया था भाई, कैलकुलेटिव था थोड़ा बहुत, है ना। चलिए आगे बढ़ते। इफ द बाइनोमियल का इफ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन दिस एंड x की पावर -7 इन दिस। बेटा यहाँ पे ना x² केवल x ना, केवल x प्लस 1/3 बीटा x² 11 आर इक्वल, देन आपको बताना है क्या हो जाएगा। आइए देखें, तो सबसे पहले यार इसको उठाते हैं, तो ax अल्फा x² प्लस 1/2 बीटा x की होल पावर 11 को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए जनरल टर्म tr प्लस 1 इज इक्वल टू 11 cr अल्फा x² की वैल्यू 11 माइनस r और 1/2 बीटा x की वैल्यू r। ठीक है भाइयों, ठीक है। x वाले टर्म्स को एक साथ करते हैं, पावर्स को सम ऐड वगैरह करते हैं, है ना। तो tr प्लस 1 इज इक्वल टू 11 cr और अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 11 माइनस r अपॉन 2 बीटा का वैल्यू r इंटू अल्फा का x का वैल्यू 22 माइनस 2r और माइनस r। बोलो बात समझ में आई? x की पावर्स को मैंने एक साथ किया, x का पावर 22 माइनस 2r माइनस r, लेकिन कह रहा है कि x की पावर 7 का कोफिशिएंट उसके x की पावर -7 के कोफिशिएंट के इक्वल है। तो बेटा x की पावर 7 का कोफिशिएंट ये तब बनेगा जब इसकी पावर को भी 7 के इक्वल कर दें, है ना। तो 22 माइनस 3r बराबर 7,
तो मेरे ख्याल से 3r बराबर यहाँ पे 15 आ गया, तो r बराबर 5 आ गया। बहुत बढ़िया। अब जैसे ही r बराबर 5 आया तो मैं r को यहाँ लिख दूं क्या, है ना, तो कोफिशिएंट आ जाएगा। तो r बराबर 5 के लिए कोफिशिएंट जो आया वो हो गया 11c5, अल्फा की पावर 11 माइनस 5 का मतलब 6 अपॉन 2 बीटा की पावर 5, ये आ जाएगा। 2 बीटा की पावर r था ना, तो 2 बीटा की पावर 5 आ गया। चलिए इसको इक्वेशन 1 डाल के यहाँ पे छोड़ दो। अगले बाइनोमियल एक्सप्रेशन को बढ़ते हैं। x प्लस 1 अपॉन 3 बीटा एक्स स्क्वायर, इसकी होल पावर आई थिंक 11 ही गिवन है, परफेक्ट है। इसमें कह रहा है x की पावर -7 का कोफिशिएंट, तो बेटा लोगों इसके लिए टी आर डैश प्लस 1 रखो इज इक्वल टू 11c r डैश, चूंकि वहां r ले लिया था यार इसलिए इसमें r डैश लिए ले रहे हैं, बाकी कुछ नहीं यार, चिल मारो। तो ये हो जाएगा x की पावर 11 माइनस r डैश इंटू 1 अपॉन 3 बीटा एक्स स्क्वायर और इसकी पावर r डैश। क्लियर ना भाइयों? चलिए तो बेटा x की पावर को फिर से एक साथ कर रहे हैं, तो 11c r डैश इंटू अपॉन 3 बीटा की पावर r, 1 अपॉन 3 बीटा की होल पावर r डैश इंटू x की पावर 11 माइनस r डैश माइनस 2r डैश। ये कह रहा है कि ये x की पावर -7 का कोफिशिएंट है, तो रख दें। तो 11 माइनस 3r डैश बराबर -7, तो बेटा 3r डैश बराबर 18, तो r डैश बराबर 6। यहाँ से r डैश का वैल्यू बेटा आ गया 6। अब इस 6 को बेटा यहाँ रख के हम कोफिशिएंट निकाल लें, तो बेटा ये कोफिशिएंट आ गया आपके पास 11c6 इंटू 1 अपॉन 3 बीटा की पावर 6। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं साहब? अगर दिक्कत परेशानी नहीं तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दोनों के कोफिशिएंट इक्वल है। अगर इक्वल है तो आप भी इक्वल करो ना सर, कर लो ना भाई, गुस्सा क्यों रहे हो, कर लो। तो 11c5 ये जो आया था मेरा 11c5 इंटू अल्फा की पावर 6 अपॉन 2 बीटा की पावर 5, मतलब 2 की पावर 5 इंटू बीटा की पावर 5, ऐसे लिखे दे रहे हैं, बराबर 11c6 जो उधर से कोफिशिएंट आया है और 1 अपॉन 3 की पावर 6 इंटू बीटा की पावर 6। तो आप साफ देख सकते हैं 11c6 से 11c5 दोनों कैंसिल, क्योंकि NCR इज इक्वल टू NCn-r। क्लियर? और बेटा और देखिए ये बीटा की पावर 5 पूरा बीटा की पावर 6 से कट के बीटा बचाएगा, तो अल्फा की पावर 6 अपॉन 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 की पावर 6 इंटू बीटा। अब ऑप्शन के पास जाके देखो कि किस टाइप में क्या मांग रहा है। वो अल्फा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन करवा रहा है, मतलब अल्फा की पावर 6 इंटू बीटा बराबर 2 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 6। देख क्या हो, ये कहाँ बैठा है, अल्फा की पावर 6 बीटा इज इक्वल टू 2 की पावर 5, देखो बैठा होगा 2 की पावर 5 3 की पावर 6। सी पार्ट देखिएगा, एक सेकेंड, अल्फा की पावर 6 ना, अल्फा की पावर 6, अल्फा की पावर 6, अल्फा की पावर, ये ए पार्ट बेटा आंसर आपका सही हो गया। क्या ए पार्ट सही हो गया? बोलो बेटा, ठीक है ना? बढ़े आगे, बढ़े। ए पार्ट आपका सही हो गया, अल्फा की पावर 6 इज इक्वल टू 2 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 6। चलिए अगले क्वेश्चन। अरे वाह, इफ 21 इंटू 21 की पावर 18, बेटा ये आपको मल्टीप्लिकेशन में दिख रहा है, ये ऐसे 18 बेटा ऐसे है ना, ऐसे गलतियां हो जाती बेटा, है ना, सभी इंसान है बेटा, हम भी इंसान तुम भी इंसान, है ना, ज्यादा माइंड नहीं करने का, ठीक है ना। 21 की पावर 18 जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से समझिए। 21 की पावर 18 प्लस 20 इंटू 21 की पावर 17, 20 का स्क्वायर आ गया है 21 की पावर, देखो आगे सब में पावर लगी हुई है ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा ये देखा कि ये यहाँ जा रहा है। यहाँ पे देखो 20 की पावर 0 है तो वहां 20 की पावर 18 बढ़ गया, यहाँ 21 की पावर 18 है तो वहां 21 की पावर 0 है,
इसका मतलब हो गया कि सर एक्चुअली में 21 की पावर घट रही है और 20 की पावर बढ़ रही है। बात समझ में आती है क्या? इसका मतलब सर ये कहीं ना कहीं जीपी फ्रेम होता हुआ दिख रहा है, जिसका फर्स्ट टर्म मेरे पास ए है 21 की पावर 18, और अगर मैं आर को 20/21 मान लूं तो देखो अगला टर्म्स तुमको यही मिलेगा 21 की पावर 17, क्योंकि इससे एक गया इंटू 20 आ गया, ए आर स्क्वायर 20 का स्क्वायर, और क्योंकि दो पावर से दो 21 स्क्वायर गया होगा इसलिए 21 की पावर 16 आ गया। ठीक, और देखो ये 20 की पावर 0 से स्टार्ट हो गया, 20 की पावर 18 जा रहा है, तो यहां पे n का वैल्यू सर हो गया 19। ये तीन चीजों में किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो भैया लिख दो और फिर सॉल्व देख करके एक बार वापस आप भी देख लेना कि a का वैल्यू 21 की पावर 18, r का वैल्यू इतना, n का वैल्यू 19। अब मेरे ख्याल से बीच में प्लस का साइन लगा यार, जीपी सीरीज दिख रही है, समेशन ऑफ जीपी लगा दो यार, व्हेन r का वैल्यू लेस देन 1 है, व्हेन r का वैल्यू लेस देन 1 है, आइए लगा देते हैं। तो S20 इज इक्वल टू a का मतलब 21 की पावर 18, 1 माइनस r 20/21 की होल पावर n होता है, मतलब 19 होल अपॉन 1 माइनस r होता है, तो 1 माइनस 20/21। इतनी बात में किसी को कोई इश्यू नहीं ना? चलिए, तो बेटा लोगों ये जो S20 है इसको मैं लिख सकता हूं, आप ध्यान दीजिएगा, 21 की पावर 18 है ना, और ये 21 भी ऊपर जाएगा तो ये भी 21 बनेगा। और ब्रैकेट के अंदर जब आप एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 21 की पावर 19 माइनस 20 की पावर 19 होल अपॉन, नीचे 1 बचेगा 21 माइनस 20, और ये वाला डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा 21 की पावर 19। बोलो कोई दिक्कत कोई परेशानी? कैलकुलेशन है ना? तो ये 21 की पावर 19 पूरा 21 के साथ मिलके इससे खत्म हो गया क्या? तो मेरे ख्याल से आपको साफ साफ केवल एक टर्म बचता दिखा, 21 की पावर 19 माइनस 20 की पावर 19, ये S20 मेरे को मिला। लेकिन उसने S20 आपको ये गिवन है, उसका S20 है k टाइम्स 21 की पावर 19 माइनस 20 की पावर 19, और आपका S20 है 21 की पावर 19 माइनस 20 की पावर 19। तो बेटा यार इतनी मैथ्स तो आती होगी कि तुम k बराबर 1 लिख दो सर, ऑप्शन में है क्या k बराबर 1? सही बात क्या? कोई इश्यू नहीं, जीपी का क्वेश्चन था। हाँ, थोड़ी सी उसने सीरीज को अलग तरीके से लिखने की कोशिश की है कि बहुत से लोग सीरीज देख के पहचान ही नहीं पाएंगे कि जीपी की सीरीज पर फ्रेम हो रही है। तो जैसे ही आप कुछ मत करिए, आप बस फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म, किसी भी सीरीज को पहचानने के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म सफिशिएंट है। उनको थोड़ा सा यहाँ से देखिए, ए आर एन का वैल्यू लिखिए, और जो भी पूछा गया है फॉर्मूले वगैरह आपको याद होंगे ही यार, ये मैं मान के चलता हूँ हमेशा। फॉर्मूले लगाइए और आगे बढ़िए, ठीक है ना? चलिए, द रैंक ऑफ द वर्ड पब्लिक, एक रैंक का क्वेश्चन रहता है बेटा, है ना? पीएनसी में रैंक का क्वेश्चन और डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन, वो भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत बार आते हैं, तो कर लीजिएगा डिविजिबिलिटी वाले भी। पब्लिक आ गया है बेटा, मैं एक अलग तरीके से कर रहा हूं, और ये तरीका 30 सेकंड या मैक्सिमम 1 मिनट में हो जाएगा। आपको वो सब नहीं करना है ना? वो सब तो तुमको आता ही होगा, मैं एक तरीका सिखा देता हूं, यही कर देना, बस काम खत्म। क्या करना है? पब्लिक को एज इट इज लिख दो सर, लिख दिया सर। अब अल्फाबेटिकली नंबरिंग कर दो, जैसे बी सबसे पहले आता है इन 6 लेटर में, है ना? उसके बाद सी को 2 दे दो, ठीक है ना? फिर आई को 3 दे दो सर, ठीक है ना? फिर सर LMNOPQRST, है ना? LMNOP, एल पहले आता है सर, एल को 4 दे दो, पी को सर 5 दे दो, और यू को सर 6 दे दो। आपको ऐसे अल्फाबेटिकली नंबरिंग करनी है, कर दी। अब आप ये देखिए, यहां से स्टार्ट करिए, 5 से आगे 5 से छोटे कितने हैं? तो सर 1 2 3 4 लिख दो यहां जस्ट नीचे। 6 से छोटे कितने हैं? 4 सर। 1 से छोटा तो कोई नहीं हो सकता ना सर, तो 0।
4 से छोटे आगे ही साइड देखने हैं बेटा, है ना। 4 से छोटे 2, 3 से छोटा 1, 2 से आगे तो आई नहीं तो 0, ये लिख दिया। क्लियर। एंड देन बिना कुछ सोचे फैक्टोरियल 0 से स्टार्ट करो और ऐसे देते जाओ सबको। इसमें कुछ नहीं सोचना है। क्लियर ना। अब आपको करना क्या है, हर टर्म्स का इनका मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, बस इतना करना है। ठीक है ना। तो 4 इंटू फैक्टोरियल 5 प्लस 4 इंटू फैक्टोरियल 4 प्लस 0 इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल 1 प्लस 0 इंटू फैक्टोरियल 0 लिखना चाहो लिख दो यार, है ना। तो बेटा लोगों फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना 120, 120 इंटू 4 आई थिंक 480 आ गया। ये कुछ वैल्यूज आपको डायरेक्ट याद होंगी ना, तो कैलकुलेशन में देखो इजी आ गया, नहीं तो अभी हम लिखते मल्टीप्लाई करते, तो ये सब कुछ चीजें आप लोग याद कर लीजिए। फैक्टोरियल 4 होता है फैक्टोरियल 4 24, 24 इंटू 4 कितना हो गया बेटा 24 इंटू 4, हाँ सर 96। फिर ये तो 0 हो जाएगा सर, ये 4 हो जाएगा सर और वो 1 हो जाएगा सर, प्लस 0 हो जाएगा सर। तो मेरे ख्याल से सर ये 100 हो जाएगा, है ना। और 480 और 100 580, 580 और 1 581 हो गया सर। तो क्या सर 581 रैंक होती है? नहीं, 581 इसके जस्ट पहले आएंगे। आपको उस वर्ड की रैंक लिखने के लिए इसमें एक ऐड करना है। ये याद रखना कि रैंक लिखने के लिए जो कैलकुलेशन से नंबर आए आप उसमें एक ऐड कर दीजिए। तो इसकी रैंक हो गई 582। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, इसकी रैंक आ गई बेटा लोग 582। तो मैंने ये एक तरीका आप लोग को बता दिया है। वीडियो पॉज करके फिर से करने की कोशिश करिएगा, बैक करके जो मैं बोल रहा हूं उसको वापस से सुनिएगा, और जैसे पब्लिक है वैसे मदर, मंडे, टफ, ये जितने क्वेश्चंस हैं सब बनाने की कोशिश करिएगा। 100% सही है, आपका हर क्वेश्चन लगेगा विद इन अ मिनट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ इनक्लोज बाय कर्व y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस y एंड y इज इक्वल टू 3। आइए बनाते हैं। तो बेटा साफ देखो यार दो मॉड है ना। तो एक केस बनेगा व्हेन x इज लेस देन 1। क्लियर। तो जब x इज लेस देन 1 होगा तो ये भी निगेटिव से खुलेगा, ये भी निगेटिव से खुलेगा। तो ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2। तो ये हो गया 2x प्लस y इज इक्वल टू 3, और ये क्रिटिकल पॉइंट x बराबर 1 का, x बराबर 2 का। क्लियर। तो भैया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इसका स्लोप आपको निगेटिव दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर, दिख रहा है ना। और ये बेटा तब है जब x का वैल्यू 1 से छोटा है। तो x का वैल्यू 1 से छोटा मतलब इधर साइड, और स्लोप निगेटिव मतलब वो लाइन कुछ ऐसी ही होगी, है ना। अब x बराबर 1 रखने पे y निकाल लो यार, तो पुट x बराबर 1, तो y आपके पास आ गया आई थिंक 1। तो ये पॉइंट जो आएगा वो 1,1 आएगा, ये पॉइंट 1,1 ही आएगा, है ना। आगे हमें मतलब नहीं यार क्या करना, ठीक है ना। ठीक है सर। अब जब x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में होगा, तो केस सेकेंड व्हेन x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में, जब 1 और 2 के बीच में है तो ये पॉजिटिव में वो निगेटिव में, तो y इज इक्वल टू x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2। तो साफ दिख गया y इज इक्वल टू 1 का लाइन है। क्लियर। लेकिन y इज इक्वल टू 1 का लाइन सिर्फ यहां से यहीं तक चलेगा, बस आगे नहीं जाएगा, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 2 वाला केस 3 है। व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 देन दोनों मॉड पॉजिटिव से, तो y इज इक्वल टू x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2। तो ये हो गया y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। क्लियर क्या? y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 का आप देखिएगा स्लोप पॉजिटिव है ना, मतलब एक्यूट एंगल बनाएगा, और पुट x इज इक्वल टू 2 तो y का वैल्यू 1 मिलेगा, मतलब वो लाइन भी मेरी यहीं से स्टार्ट होके ऐसे चली जाएगी। बोलिए ठीक है क्या? ठीक सर, एकदम समझ में आ गया। एंड देन y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 का लाइन कुछ आप ये मान लीजिए, ठीक है ना।
तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर लिखने की कोशिश करें हम लोग तो y इज इक्वल टू 3 इस लाइन पे रखिए, तो y इज इक्वल टू 3 रखने पे 2x बराबर 6 तो x बराबर 3, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 3,3। क्लियर, इस y इज इक्वल टू 3 और इस लाइन को सॉल्व कर लिया। और ऐसे ही इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, y इज इक्वल टू 2 को यहाँ रखिए, y इज इक्वल टू 3 को यहाँ रखिए इस लाइन पे, तो 3 से 3 कट गया, सॉरी 3 से 3 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है ना, और आपने y इज इक्वल टू 3 रखा है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे रखा है y इज इक्वल टू 3। अच्छा, तो ये पॉइंट आपको ना और आगे मिलेगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 3, तो 2x बराबर 0, तो x बराबर 0। ओ हो, ये जो पॉइंट है बेटा ये आपको मिलेगा इसी पे, है ना। आइए, तो मेरे ख्याल से ये बेटा कुछ लाइन ये ऐसे जाएगी क्योंकि x इज इक्वल टू 0 आ रहा था, है ना। अब आपको इसका एरिया पता करना है, तो यार देख लो यार, इसका एरिया तो तुरंत आ गया, सिंपल है। आप इन तीन एरिया को A1, A2 और A3 को ऐड कर दो तो आपको फाइनल एरिया मिल जाएगा ना। तो अब मेरे आपको बात बताइए, ये जो A2 आया है इसका ये लेंथ कितना हो जाएगा? ये लेंथ हो जाएगा सर 1, बहुत बढ़िया बात है। और बेटा इसका ये लेंथ हो जाएगा आई थिंक सर 2, क्योंकि ये y इज इक्वल टू 1 है और ये y इज इक्वल टू 3 है, तो ये लेंथ 2 हो जाएगा। तो ये A2 जो आपका रेक्टेंगल बन रहा है इसका एरिया हो जाएगा 2 इंटू 1। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं लिखे दे रहा हूं, प्लस अब A1 का एरिया देखें, तो A1 आपका राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये 2 है और ये 1 है ना। तो ये बेटा हो जाएगा हाफ ऑफ 2 इंटू 1 प्लस हाफ ऑफ, यहां पे ये फिर से आपका 2 है और ये आपका 1 है, तो ये हो गया 2 इंटू 1। तो साफ दिख रहा है 2 प्लस 1 प्लस 1, तो इसका आंसर 4 यूनिट स्क्वायर। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, तो फाइनल आंसर इसका 4 आ जाएगा बेटा। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा इसका? 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। If the numbers of all 4 letters word with 2 vowel and 2 consonant from the word universe is n small n, then आपको n minus 500 मतलब n निकाल लो और n minus 500 का आंसर दे दो। क्लियर? तो बेटा ऐसे क्वेश्चन ना आपने बहुत किए हैं, है ना। अब 2 वॉवेल, पहले तो वॉवेल लिख लो, तो वॉवेल्स हैं मेरे पास यहाँ पे u, i, e और एक और e, और बेटा कंसोनेंट है यहाँ पे N, V, R, S। मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर है आपको? क्लियर? चलिए, तो केस 1 बनेगा व्हेन वॉवेल सेम। तो वॉवेल सेम है मतलब अब वॉवेल आप यार 2 वॉवेल लेने हैं ना, 2 वॉवेल एंड 2 कंसोनेंट, तो इन 4 वॉवेल में हो सकता है यार कि दोनों सेम वॉवेल कोई उठा ले, तो सेम वॉवेल उठाने के तरीके 1 है ना, और 4 कंसोनेंट में 2 कंसोनेंट उठाने के तरीके 4C2। अब इनको अरेंज भी करना है, तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, बिकॉज ऑफ फैक्टोरियल 4 टोटल लेटर 4 है और फैक्टोरियल 2 इनकी वजह से। क्लियर? तो थोड़ा सा सॉल्व करके देख लें क्या यहीं पे, तो 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 24 अपॉन 2, तो ये आ गया 72। ठीक है, केस सेकेंड when vowel are different, तो वॉवेल अगर डिफरेंट है तो बेटा इन 3 में कोई 2 चुनने पड़ेंगे क्योंकि 2 लेने हैं, तो 3C2 इंटू 4C2 इंटू फैक्टोरियल 4, क्योंकि अब की बात चारों लेटर अलग अलग है इसलिए डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, तो 3C2 का वैल्यू 3 आ जाएगा 3C1, 4C2 का वैल्यू आप ये देख रहे हैं कितना आ रहा है बेटा 4 इंटू 3 अपॉन 2, और फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24, तो आपको साफ दिख रहा है कि 3 इंटू 2 6, 6 इंटू इतना तो 24 3 जा 72 इंटू 6, तो 72 इंटू 6 आपको मिल गया कितना बेटा 12 2 1 42 और 1 43 432, तो 432 प्लस 72, तो फाइनल आंसर के लिए फाइनल n आपको मिलेगा 432 प्लस 72, तो ये मिल गया 4 एंड आई थिंक 43 प्लस 7 504,
आपको वैल्यू n-500 की निकालनी थी, मतलब 504 - 500, तो ये आ गया 4। तो फाइनल आंसर आपका आ गया कितना बेटा? 4। बस ये 2 केस याद रखिएगा, वोवेल सेम आए, वोवेल डिफरेंट आए, तो मैंने कैसे प्रोसीड किया है ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, 3 डाइज आर थ्रोन देन द प्रोबेबिलिटी दैट नो आउटकम्स इज सिमिलर। ये तो बेटा बहुत सिंपल हो गया, नो आउटकम्स सिमिलर का मतलब हो गया कि ऊपर आए मेरा, अगर पहले डाइस में मान लो 6 आने की, कोई भी 6 में कोई भी आ सकता है, तो दूसरे वाले में आपका जो पहले आ चुका है वो ना आए, मतलब दूसरे वाले में कोई भी 5 नंबर में 1 नंबर आ जाए, और जो तीसरा वाला डाइस है उसमें जो पहले 2 में आ चुका है वो ना आए, मतलब उसमें 4 तरीके से आ सकता है, और नीचे तो 6 × 6 × 6 रहेगा। समझ में आया क्या? ये 6 बेटा पहले डाइस के पास जो ऑप्शन है, ये 5 जो दूसरे डाइस के पास ऑप्शन है, बिकॉज ऑफ पहले में जो आ चुका है वो नहीं आना चाहिए ना, नहीं तो सेम हो जाएगा। और ये बेटा 4 आपके पहले 2 में जो आ चुके हैं वो नहीं आने चाहिए, तो बचे ऑप्शन डाइस के पास 4, तो ये 4 अपॉन नीचे 6 × 6 × 6, ये तो पुरानी बात है। तो मेरे ख्याल से इससे ये गया, इससे ये गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, तो नीचे बना आपका 18, ऊपर बना आपका 10, तो टोटल बना आपके पास 5/9। लेकिन आपको ये दे रहा है p/q के इक्वल, तो मतलब p का वैल्यू हो गया आपके पास 5 और q का वैल्यू हो गया आपके पास 9, तो यहां से बेटा q - p आपको मिल गया 9 - 5 = 4। बहुत बेकार सा क्वेश्चन, सभी कर लिया होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, ये लिमिट का बहुत डरावना क्वेश्चन आया है, इसको प्लीज कर दो सर। लेट a1 a2 a3 से लेकर an आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हैविंग कॉमन डिफरेंस एज स्मॉल d, देन इसकी वैल्यू बतानी है। तो यार जो कुछ लिखा है वो सब छोड़ो, पहले ब्रैकेट के अंदर जो इतनी डरावनी चीज लिखी है इसको सॉल्व करने का कोशिश करें हम लोग, है ना भाई, करें यार, और करें। तो सर हमको पता है अरिथमेटिक मीन दे रहा है, कॉमन डिफरेंस दे रहा है, इसका मतलब सर a2 - a1 = d होता है सर। मैंने कहा सही सोच रहे हो यार, एकदम सही सोच रहे हो। तो सर a2 - a1 आएगा कैसे? सर अगर आप इसके रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो a2 - a1 आ जाएगा, बिकॉज ऑफ रूट ऑफ a1 रूट ऑफ a2 माइनस रूट ऑफ a1 का करना सर, है ना। तो मैं पहले टर्म को थोड़ा अच्छे से लिख रहा हूं, तो अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, रूट ऑफ a2 माइनस रूट ऑफ a1 अपॉन ये हो जाएगा a2 - a1, क्योंकि नीचे a + b a - b लगेगा ना, तो a2 - a1। तो मेरे को बताइए ये रूट ऑफ a2 माइनस रूट ऑफ a1 अपॉन d आ जाएगा क्या? क्योंकि वो कह रहा है ये AP में है और d कॉमन डिफरेंस है, तो d आ जाएगा मेरे ख्याल से। तो मेरे ख्याल से ये बात सही लिखी है क्या भाइयों? एकदम सही लिखी है सर। अब सर मेरे को सब कुछ समझ में आ गया, a2 + a3, अब मैं लिख दूंगा रूट ऑफ a3 माइनस रूट ऑफ a2 अपॉन d, और ऐसे ही कहानी चलती रहेगी सर। और आखिरी में जो ये टर्म है ये लिखा जाएगा रूट ऑफ an माइनस रूट ऑफ an - 1, है ना, अपॉन d = रूट ऑफ an प्लस रूट ऑफ an - 1 अपॉन कर गया। देखिए 1 अपॉन ऐसे लिखा था, तो 1 अपॉन ऐसे जो बात है वो रूट ऑफ an माइनस रूट ऑफ an - 1 अपॉन d के बराबर है। सही बातें हैं क्या? तो अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो टर्म्स लिखे हैं ये सब में एडिशन है, तो मैं भी इनकी एडिशन की जगह ये लिख दूं क्या? लिख देता हूं। तो अगर मैं लिखूंगा तो देखना यार पहले में क्या बनेगा, रूट a2 - a1 अपॉन d प्लस a3 - a2 अपॉन d प्लस a4 आया होगा अपॉन d, और ये चलता रहेगा। आगे आपको मिलेगा an माइनस an - 1 अपॉन d। अब ध्यान से देखिए d कॉमन है तो 1 अपॉन d बाहर, अंदर d एलसीएम बाहर आ गया, अंदर बचा रूट a2 माइनस रूट a1 प्लस रूट a3 माइनस रूट a2
प्लस रूट A4 माइनस रूट A3 रूट ऑफ an माइनस रूट ऑफ an-1। यही बचा क्या, बोलो भाइयों, यही बचा सर। तो आप ध्यान से देखिए, इससे ये गया, A3 से A3 गया, तो जस्ट इसके पहले जो टर्म आया होगा उसमें an+1 माइनस an-2 आया होगा, तो ये टर्म भी चला जाएगा और फाइनली आपके पास बचेगा 1/d और बेटा रूट ऑफ an माइनस रूट ऑफ a1। यही दो टर्म बचेंगे। आराम से कैलकुलेशन देख लीजिए, है ना। चलिए अब रूट ऑफ an को थोड़ा और मैं अच्छे से लिख रहा हूं, तो 1/d रूट ऑफ an की जगह लिख दिया a1 प्लस n-1 इंटू डी माइनस रूट ऑफ a1। लिख सकते हैं ना यार, an की जगह a1 प्लस n-1 इंटू डी माइनस रूट ऑफ a1 लिख सकते हैं ना। चलिए अब अपने क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में था लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी रूट ऑफ d अपॉन n, तो फाइनली लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी रूट ऑफ d अपॉन n इंटू 1/d ब्रैकेट में रूट ऑफ a1 प्लस n-1d और माइनस का रूट a1। सही बात है भाइयों, सही बात सर। तो ये रूट d से ये d कट गया और बचा केवल और केवल डिनोमिनेटर में रूट d। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, d अपना कांस्टेंट है, तो ये रूट d आ गया लिमिट के बाहर। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख रहा हूं 1/√d लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। क्लियर। अच्छा अब इस रूट n को ना मैं इन दोनों रूट के अंदर भेज रहा हूं, तो ये आ गया मेरे पास रूट ऑफ a1 प्लस n-1d अपॉन n माइनस रूट ऑफ a1 अपॉन n। देख लो भैया, उस रूट n को अंदर भेज दिया, d अपना चूंकि लिमिट में था नहीं वेरिएबल तो बाहर कर दिया लिमिट के। तो मेरे ख्याल से 1/√d को ऐसे ही रखो, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी करो और यहां पे बेटा रूट में a1 अपॉन n और यहां पे बेटा प्लस के साथ d n को अंदर भेज रहे हैं हम, है ना। तो n/n माइनस 1/n इंटू डी। बोलो भाई, n को अंदर भेज दिया यार, है ना, माइनस रूट ऑफ a1/n इतना आ गया। तो बेटे भाइयों 1/√d आ गया, ठीक है ना। यहां पे अगर लिमिट इंफिनिटी पुट किया तो 0, यहां पे 1, यहां पे फिर 0, तो बचा केवल आपके पास रूट d और ये भी 0। तो बेटा ये 0 है ना, ये वाला टर्म 0 और ये वाला टर्म 0, तो बचा केवल इतना और फिर मेरे ख्याल से आप इसको काट के लिमिट का फाइनल आंसर 1 दे देंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन यार, बहुत प्यारा क्वेश्चन। प्लीज अपने आप इसको जरूर करिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैविंग वर्टिसेस 1,2 क्वाड्रिलेटरल पूछा जाए, पेंटागन पूछा जाए, हेक्सागन पूछा जाए, ऑक्टागन पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, अगर आपको वर्टिसेस गिवन है तो यार फॉर्मूला याद रखो, एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ, एक ब्रैकेट ऐसे, ये मॉड नहीं है बेटा, ये मॉड नहीं है ना। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसे चलते जाओ, xn yn और फिर से x1 y1 लिख दो जहां से स्टार्ट किया है। आपको ये ऐसे लिखना है, क्लियर। n का मतलब n नंबर ऑफ नहीं, n साइड ऑफ पॉलीगन है, n वर्टिसेस है, तो अगर n वर्टिसेस होंगी तो आप ऐसे करेंगे, है ना। क्या करना है, अब क्या करना है सर, तो अब ये करना है बेटा, देखना कलर चेंज करके ये तीर लगा देना, देख रहे हो, ऊपर से नीचे और ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। अब करना क्या है सर, एरो तो बना दिया आपने, करना क्या है, करना ये है बेटा, हाफ लिखना, जो ये है ये पॉजिटिव रहेगा x1 y2 माइनस x2 y1, ठीक, फिर प्लस के साथ x2 y3 और फिर निगेटिव के साथ x3 y2। समझ में आ रहा है ना, साइक्लिक ऑर्डर में लिख रहे हैं और ये चलता रहेगा। यहां पे जब xn y1
माइनस x1yn, ये करना है। हाँ, इसकी पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है कैलकुलेशन से निगेटिव आ रही हो, आपको मॉड लेना है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो ये 4 का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको nth का फॉर्मूला दे दिया है भाइयों, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से यार क्लियर है। हम इस क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो मेरे ख्याल से हाफ कलर चेंज कर लिया जाए भाइयों, है ना, वापस आ जाए। 1,2 5,6 1 2 5 6 7 6 -1 -6 7 6 -1 -6 और एक बार वापस से वो उठाना होता है 1 2। चलिए तो हाफ जल्दी जल्दी करते हैं ना। चलो 1 × 6 6 -10 प्लस 5 × 6 30 माइनस 7 × 6 42 -42। हाँ, और बेटा ये आपका माइनस होगा, लेकिन ये प्लस है तो +6 और फिर से बेटा ये -2 और फिर से बेटा ये +6। बोलो भाई ठीक है क्या? एक बार आप भी कैलकुलेशन देख लीजिए। 1 × 6 -5 × 2 5 × 6 30 -42 क्लियर, -42 एंड देन प्लस का 6 एंड देन माइनस का 2 एंड देन फिर प्लस का 6। परफेक्ट है। तो ये हो गया हाफ। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कैलकुलेशन, 30 और 6 36 और प्लस का 12 आपके पास हो गया 48 माइनस -10 -42 -42 आपके पास हो गया -84 -84 -10 -94 एंड देन -96। ठीक, मॉड लगा दीजिए क्योंकि आपको दिखने लगा निगेटिव आ गया। तो 48, तो यहाँ पे बचा 48/2 मतलब 24। तो बेटा इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना आ गया? 24। ये पॉलीगन के लिए प्लीज फॉर्मूला रिकॉर्ड रखिएगा, याद रखिएगा, बहुत शॉर्ट फॉर्मूला है, हर हालत में होगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आई थिंक, बस मैंने क्वेश्चन नंबर 21 जो पेपर निकाला था उसमें 9 क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपके वो क्वेश्चन थे जो कंटेंट हट गया है, जो सिलेबस से हट गया है, इसलिए मेरे ख्याल से ये 21 क्वेश्चन मैंने फ्रेम किए हुए थे, है ना। 9 क्वेश्चन आपके वो क्वेश्चन थे जो आपके सिलेबस से हट गए, इसलिए वो क्वेश्चन मैंने अभी नहीं इंक्लूड किए। तो चलिए मेरे ख्याल से आज का लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 21 को प्रोसीड करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2.4, बहुत प्यारा क्वेश्चन बेटा, देखिएगा ध्यान से। अब बात ऐसी है भाई साहब, इस GIF को मेरे को ब्रेक करना है, कैसे होगा सर? अब धीरे धीरे x का वैल्यू रखो यार, है ना। चलो 0 रखा तो GIF का वैल्यू 0 आया सर, और ये तब तक आता रहेगा जब तक यहाँ पे 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। लेकिन जैसे ही आपने 1.2 का स्क्वायर किया तो वो समथिंग कुछ और भी देने लगेगा, 1.2 × 1.2 ऐसा कुछ देने लगेगा, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, 1 तो देगा ही ना, 1.2 × 1.2 1 पॉइंट समथिंग, जिसका GIF 1 आएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो ये जो ब्रेक हुआ है ये 0 से 1 में ब्रेक होगा, और जिसका आंसर 0 होगा तो 0 dx लिख दिया, क्योंकि बेटा 0 से 1 कुछ भी रखो GIF का आंसर 0 आएगा। तो 0 से dx, 0 से 1 कुछ भी हो, GIF का आंसर 0 प्लस। अब बेटा 1, जैसे ही आप यहां 2 रखोगे, 1 से 2 पहुंचाने की कोशिश की, तो ये आंसर देगा GIF 4। तो बीच के 2 और 3 कहां गए, है ना। तो ये गलतियां इस क्वेश्चन में 90% बच्चों ने की थी। आपको लिमिट कहां ले जानी है, मेरे ख्याल से केवल इंटीजर, एक 0 दे दिया है, अगर आप यहां √2 रखेंगे तो √2 का स्क्वायर होता है 2, जिसका GIF का आंसर आ जाएगा 2। तो 1 से √2 जब आप रखेंगे तो यह आंसर देगा 1 × dx। √2 पे छुआ नहीं है ना, है ना। फिर √2 से √3, अब तुम्हें समझ में आ गया सर, अब कोई इश्यू नहीं है, इसका आंसर आएगा 2 dx प्लस √3 से अब की बार √4 जाना होगा, मतलब हम 2 जाएंगे, तो ये आ जाएगा 3, 1 2 3 क्लियर। अब 2 से, अब देखो यार 2.4 गया है, √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, है ना। और 2.4 मेरे को 5 से 4 पॉइंट समथिंग में ही देगा, क्लियर। तो ये जाएगा 2 से कारक √5 तक,
और ये आंसर देगा 4dx। क्लियर। अब √5 से ये जाएगा 2.4 तक, 2.4 तक। आइए और ये आ गया 5। देख लीजिए 0 से 1 0dx, 1 से √2 1dx, √2 से √3 2dx, √3 से √4 जाता है जिसको मैंने 2 लिख दिया, देन 3dx है ना, फिर 2 से √5 गया 4dx, और फिर मैंने √5 से 2.4 को भेजा जो कि आया 5dx है ना, क्योंकि 2.4 का स्क्वायर कितना हो गया यार, मतलब 5 पॉइंट समथिंग हुआ ना, तो मेरे ख्याल से 5 यहाँ पे लिख दें जिसका GIF 5 आएगा, तो सही बात है सर। अब क्या सर, अब खत्म होगी कहानी, ये तो इंटीग्रल 0 हो जाएगा, प्लस 1 को बाहर भेजा √2 - 1, प्लस 2 को बाहर भेजा √3 - √2, प्लस 3 को बाहर भेजा 2 - √3, प्लस 4 को बाहर भेजा √5 - 2, प्लस 5 को बाहर भेजा 2.4 - √5। बोलो भाई यही आ जाएगा क्या, क्योंकि ये सब कांस्टेंट है, बाहर अंदर dx है तो x आएगा, मतलब लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट। आइए अगले स्लॉट पे चलते हैं, तो ये 0 खत्म हो जाएगा, √2 - 1 आ जाएगा, प्लस 2 √3 - 2 √2, 3 × 2 6 हो गया, तो 6 - 3 √3, फिर ये बचा 4 √5 - 8, फिर ये बचा 5 × 2.4 12 होता है आई थिंक, 12 - 5 √5। तो यहां तक हम लोग आ गए, जल्दी से कैलकुलेट करिए, 1 √2 ये है, 1 √2 ये है, तो ये निगेटिव का √2 बचा, 1 √3 ये है, 1 √3 ये है, तो ये निगेटिव का √3 बचा। क्लियर। अब आपके पास एक निगेटिव ये है, एक 6 ये है और 12 ये है, तो 12 में से 8 गए, बचा आपके पास प्लस का 4, प्लस का 4 प्लस का 6, बचा आपके पास 10, 10 में से 1 गया तो बचा 9, और बेटा √3 के बाद √5 वाले टर्म बचे हैं, तो 4 ये है, तो माइनस का √5। ये जो आपका कैलकुलेशन आया है वो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये इसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा √2 प्लस गामा √3 प्लस डेल्टा √5, कह रहा है ये इसके बराबर है। अगर ये इसके बराबर है तो हम सबको इक्वेट कर दें यार, है ना, और वही वो आखिरी में समेशन पूछ रहा है, तो सबको इक्वेट कर दें, तो अल्फा बराबर 9, बीटा बराबर -1, गामा बराबर -1 एंड डेल्टा बराबर -1, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर 9 - 1 - 1 मतलब 6 आ गया। तो इसका फाइनल आंसर बेटा कितना आ गया, 6 आ गया। बोलो भाइयों। तो बेटा आज जैसे हमने 2023 के क्वेश्चन सॉल्व किए अप्रैल सेशन के, है ना, तो मेरे ख्याल से सारे ही क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। बस मेरी रिक्वेस्ट आप लोग से इतनी है कि ये सारे क्वेश्चंस एक बार खुद से भी सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस चैनल को बेटा लाइक सब्सक्राइब भी कर लो। अब इससे होगा क्या, अगर मान लीजिए रोहित सर वापस आते हैं कोई और सेट लेकर, तो हम लोग वापस से पढ़ सकेंगे उनके साथ, है ना। तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो बेटा, इसमें कोई भी तुम्हारा पैसा नहीं लगना है, ठीक है ना। और एक बात कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, शर्माने वाली बात नहीं है भैया, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको रिप्लाई दूंगा पर्सनली। क्लियर। चलिए गुड लक, अच्छे से तैयारी करते रहिए।